बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने पढ़नी है अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। और पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन हम एपिसोड रीड करने की तरफ आएँगे। जी तो पहले कमेंट एंड्रो गेमिंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा और सबक देने वाला नावल, ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू जी। मलिक सब्बा, एपिसोड वाज वेरी 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 गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। हाँ जी, याले को बुरा लगा कि उसकी वजह से कोई हर्ट हुआ, लेकिन वो याले की वजह से नहीं हर्ट हुआ था कोई भी। शेर बख्त की भी स्टोरी दुखी थी, याले के साथ तो सबसे बुरा हो रहा था, बंदा ही बगा रहा था जरा फ़ोन में करती है तो कभी कुछ कहता तो कभी कुछ कहता है ही चवल होते ना कुछ चवल बंदे, वैसा ही है। और ये ज़रमीन का बंदा भी वैसा ही चवल है। हाँ जी, सिकंदर वाला पार्ट वाकई बहुत अच्छा था कि जैसे उसको बचाया, वो सीन बहुत अच्छा था। और याले ने आहो जी पहले दोस्त बनाया फिर बना लिया। अच्छा जी, ऐबक का करैक्टर आपको अजीब लगा है? पता नहीं, मे भी जानता हो याले को, मे भी ना जानता हो, लेकिन आहो यार, शेर बख्त ने तो क्लियर कर दिया ना, वो भाई था, उसने क्लियर करना बनता था कि भाई मेरी बहन मैरिड है। एम कोई पुठा सीधा सोच ला के ना भी। बाकी सारी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें, आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखें। नायाब रिजवान का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? वाकई अल्लाह की लानत इस तरह की औरत पे। हाय, अच्छा आपको नील बाइटिंग की आदत है? तो फिर तो आपके हाथ के नाखून भी वैसे ही होते होंगे, वो जैसे नील बाइटर्स के होते हैं। अल्लाह जाने, मैं भी पता करना वैसे फ़ोन का मॉडल केड़ा सी। हाँ जी, याले के साथ तो वाकई बुरा हुआ है, इतना अच्छा भाई है तो उसको सब बता दो। तो और ही थे, मैं भी यही कह रही थी। अच्छा, अपनी ज़बान में आपको मैं स्टोरी बता दूँ, दो टाइप की स्टोरियाँ चल रही हैं इसमें। एक याले की कहानी चल रही है और नहीं बल्कि तीन साइड से स्टोरी चल रही है। एक उस्ताद और मातहत हैं, वो दो लोग, कालिया और खुशी मोहम्मद जो है। फिर उसके बाद जो है ना, एक तरफ वो ज़रमीन और इब्राहिम है, इब्राहिम राही, और उसकी साहिरा और उदर अहमद यार। अच्छा जो है, अब याले है ना, याले का ना निकाह उसकी बुआ ने करवा दिया उसके साथ, उसकी कामवाली ने ना कालिया के साथ करा दिया निकाह। कालिया गया था उसके मंगेतर को मारने, ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे उसका निकाह हो गया, लेकिन वो निकाह करके उसको ले तो आया, लेकिन वो वहाँ पे उसको ज़ैनब के घर छोड़ के भाग जाता है, नुमान लोगों के घर। वहाँ से ज़ैनब उसको अपने साथ ले आई है, यहाँ पे वो सही रह रही है, लेकिन सरदार और दिलैन मार रहे हैं कि यहाँ पे ज़ैनब ने बड़ी झूठियाँ सच्चियाँ लाई हैं। तो वो सरदार, ये तो आपने सारा कुछ सुना ही हुआ ना, सरदार उस पर लाइन मार रहा है और फिर वो कांटेक्ट कर रही है, लेकिन उससे खुशी मोहम्मद कांटेक्ट कर रहा है। कालिया ने कांटेक्ट जब भी करती है तो वो काट खाने को दौड़ता है, ठीक है, एक पहलू ये चल रहा है। दूसरा पहलू ये चल रहा है कि जो साहिरा चवल बगैरत औरत है, उसने अहमद यार के साथ शादी तो कर लिया, दो बच्चे हैं उसके, एक गाजी और दूसरी गुड़िया, लेकिन जो है ना इश्क मटक्का दा इब्राहिम राही दे नाल चल रहा है, साही के राही जड़ा भी आ साही, उसके साथ उसका चल रहा है। तो वो उसको पहले से पसंद करती थी, लेकिन वो एक नंबर का कमीना आदमी था, तो उसके बाप ने उसका वहाँ पे नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी लड़कियों को कर देना चाहिए ताकि जब आप भी छितर खान तो आप भी सेट हो, इनके पता लग जाए कि इश्क मशूकी था सारा कुछ। फिर उसके बाद अब लेकिन वो दोबारा उसके पास गई है और उसने उसको कहा है कि तुम अपनी बीवी ज़रमीन को छोड़ दो, तलाक दे दो, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मेरा बंदा गया हुआ बाहर, तो मैं उसको छोड़ दूँगी, मेरे लिए उसको छोड़ना मुश्किल नहीं है। तो अब वो उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है, साहिरा के पीछे, सिर्फ उसके साहिरा के बाप को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि वो ज़रमीन को छोड़ने के चक्करों में, जिसमें कभी ज़रमीन की इंसल्ट कर रहा है। ज़रमीन वली के उसका भाई है ज़रमीन का, वलीउल्लाह, तो वो ज़रमीन से पूछता है कि तुम मुझे बता दो, वो आर्मी में है, तो वो उसको पूछता है कि तुम्हें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। बल्कि जो इब्राहिम साही है वो भी बातें सुनाता, सोच कि तुमने उसके साथ बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ओके हो गया। और उस बाद तीसरी में एक माथेत और एक वो उसका लीडर है, मतलब खुशी मोहम्मद है जो लीडर है और सर है, उम्र में बड़ा है, और उसका जो माथेत है वो कालिया है। अब जो कालिया वो याले का हस्बैंड भी है और जो खुशी मोहम्मद है वो याले का रिश्तेदार है। अब क्या रिश्तेदार है ये हमें पता चलेगा आगे जाके। तो ये था खुलासा, खुशी मोहम्मद के याले का हस्बैंड। माँ सदके जाए यार, करने वाली बात करो, कोई बंदा तुक्का तो चंगा मार लवे। याले का हस्बैंड ही बना देता खुशी मोहम्मद नू। उसने बताया तो था कि मैं 45 साल का हूँ या पता नहीं कितने साल का हूँ, कोई हाल नहीं वैसे।
बहुत मायूस किया आपके इस तुक्के ने मुझे। हाँ अच्छा जी, बाकी चांद गाड़ी पूरी रिक्शे को ही कहते हैं, सही है, देख लो मुझे इतना पता था, मैं ही बैठी हुई हूँ, वो तो पता नहीं सारा अंजर पंजर हिला देता है। उसके बाद आहो शेरबख्त के बोलने का स्टाइल, उसके डायलॉग भी बड़े अच्छे हैं। बात तो सही है, आजकल सिक्योरिटी गार्ड भी रिटायर फौजी रखते हैं। लाहौर की गेट वेल सुन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अलीसा जी, दिस एपिसोड इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वन एंड गेट वेल सुन, थैंक यू वेरी मच। सदफ़ राशिद, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नावल, आई लव ऑल द करेक्टर ऑफ दिस नावल, मुझे भी ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद है सदफ़। सहर इकबाल, नाइस। मरियम सर शागिर्द की बातें माशाल्लाह ये वाली योगाजी ही हैं। अच्छा जी, चलें आगे जाके पता लग जाएगा, लग पता जान के आए एपिसोड की तरफ चलते हैं। मिस कुल, चेहरा साफ़ कर ले, लड़कियां वापस आ रही हैं। याले ने गर्दन मोड़ के एक नज़र वॉशरूम की जानिब देखा, वो लोग वाकई आ रही थी, शुक्रिया। याले ने टिश्यू से अच्छी तरह अपना चेहरा साफ़ किया, चेहरा सुर्ख हो गया था, पर जैसे ज़ैनब लोग मेज़ तक कहीं खाना भी आ गया, इसकी जानिब किसी का ध्यान नहीं गया। बातों और हंसी मजाक के दौरान वो मज़ेदार खाना खाया गया। अच्छा जी, डबल बर्गर कैसा सी? तुमने कहा था जैसे तुम्हारा शौहर दुबई के लिए रवाना हो जाएगा तुम मुझसे मिलने आओगी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो लोग कल के यहाँ से चले गए, फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो? इब्राहिम के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था, क्योंकि वो सुबह से इसको फ़ोन मिलाने की कोशिश में था, पर हर दफ़ा फ़ोन साहिरा की वजह इसकी सांस उठा रही थी। वो चला गया तो क्या, वो अगर इधर होता भी तो मुझे कौन सा किसी ने रोक पाना था। मैं अगर नहीं आई हूँ तो इसकी वजह तुम्हारी बीवी है, जो इस वक्त भी तुम्हारे घर पर मौजूद है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ साहिरा, ज़रमीन की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे घर में मेरी माँ का बहलाने के लिए खिलौना के तौर पर रखी गई है। अगर मेरे अल्फाज का यकीन कर सकते तो बता देता हूँ, आखिरी दफ़ा मैं 3 माह पहले इसके पास किया था। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अजनबी लोग हैं, पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो सारे ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ़ हो जाते हैं। अपनी मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया है? मैंने तुमसे सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया, सिर्फ़ एक मुतालबा। अगर इस औरत की कोई हैसियत ही नहीं तो फिर तुम्हें इसको घर से बेदखल करते हुए इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? इब्राहिम अहमद मैंने तो औलाद को छोड़ते वक्त भी 2 सेकंड के लिए नहीं सोचा। तुम एक बेवकूफ़ औरत को छोड़ते हुए अपना नफ़ा नुकसान सोच रहे हो। इससे सारा सच सामने आ गया। मोहब्बत सिर्फ मैंने की, तुमने नहीं। तुम कल भी बेवफा थे, आज भी बेवफाई हो। वो फ़ोन लाइन में गुस्से से रोते हुए चिल्ला रही थी। अगर साहबे नज़र होती तो जान पाती कि वो कल भी मफाद परस्त था और आज भी मफाद परस्त है। इसने फ़ोन बंद किया तो इब्राहिम ने अपना फ़ोन सेट गुस्से से मेज़ पर से फेंक दिया। ये सच था, आजकल इसके जहन पर सायरा पूरी तरह सवार थी। इसको कुछ और नहीं सूझ रहा था। इंसान जब बुराई का दिल में इरादा कर लेता तो इसका जहन पूरी तरह इसको खुशी का ख्वाहिश का गुलाम हो जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से अपने हर अमल को सफाई तलाश कर लेता, चाहे वो अमल कितना ही बुरा क्यों ना हो। इब्राहिम के अंदर भी जो एक आध दर खुला था, सायरा के आखिरी रोने धोने को देखकर वो भी बंद हो गया। क्योंकि बात सच्ची थी, इसने सायरा से मोहब्बत की थी। ज़रमीन सिर्फ बीवी थी। ज़रमीन के कुरब के लिए दिल में आग नहीं लगती थी, ना वो दिलो दिमाग को काबू करने की सलाहियत रखती थी। इसने सोच लिया जब वो अपना शौहर और बच्चे सिर्फ इसके लिए छोड़ कर आने को तैयार हो तो क्या वो इसके लिए इतनी सी कुर्बानी दे सकता। इसी वक्त ऑफिस से निकल आया, घर में दाखिल हुआ तो किसी की मौत के परवाने पर दूर कहीं साइन हो चुके थे, लेकिन जाने वालों का काफ़िला रास्ते में था। ज़रमीन मुलाजमा को साथ लेकर ड्राइवर के साथ अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई हुई थी। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, पैगाम मिला, सब घर वाले किसकी सास के कमरे में जमा और इसको भी वहीं बुलाया। इसके तो वहम गुमान में भी न था अंदर क्या होने जा रहा है। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बचाकर अंदर गई तो बेटी ने इसके हाथ की उंगली थाम रखी थी। कमरे में इसकी सास, ससुर, जेठ, इसकी बीवी, साथ में बीवी की माँ जो कि इनके रिश्ते में चच्ची लगती थी। वहाँ महसूस की जाने वाली खामोशी थी। वो अंदर आई तो तमाम नज़रों ने उसको फोकस किया, सवाए इसके अपने शौहर के। वो चेहरे पर नफरत लिए अपने हाथों में लगाएगी आग की तबाही देखने को तैयार बैठा था। सबसे पहले बोलने वाला भी वही था। पूछे इससे किसके साथ मुँह काला करके मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर आ रही है? आखिर हर रोज़ सुर्खी लगाकर बेटी को लेने के बहाने किसको मिलकर आती है? ज़रमीन ने नासमझी के आलम में अपने शौहर की जान भी देखा। वही इसकी इज्जत का रखवाला था, वो रखवाला जिसको इसी एक सिफ्त की वजह से अल्लाह ने इस औरत पर हाकिम मुकर्रर किया था। ये कोई छोटी बात है? ये कोई मजाक है? एक इंसान के सारे हकूक़ किसी और के नाम लिख दिए जाए। ये निकाह का एहतराम है, ये इस रिश्ते का तकद्दुस है, और जब ये तकद्दुस यूँ पामार होता तो बराह रास्त अल्लाह की बारगाह से लानत आती है। ज़रमीन भी इसकी बात समझ ना पाई थी, ना ही अपने ऊपर जमी आखिरी तमाम हाज़िरीन की नज़रों का जवाब मांगा था कि इब्राहिम ने अपनी जगह से उठते हुए इसके ताबूत की आखिरी किली भी ठोंक दिया। अम्मा, मैं सिर्फ आपकी वजह से इस बदकिरदार औरत के साथ निभा करने पर मजबूर था, मगर अब नहीं। मुझे अपनी नस्ल तबाह नहीं करवानी, इसलिए मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में आप सबको गवाह मानकर ज़रमीन को तलाक देता हूँ। आज से मेरी तरफ से आज़ाद है। मैं इसको तलाक देता हूँ। इसने मेरी वफ़ा और मोहब्बत का एहतराम नहीं किया। मैं इसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। लाख लानत तेरी ज़िंदगी दे। बेटी ने अभी तक अपनी माँ की उंगली थामी हुई थी। बाप के मुँह से निकलने वाले अल्फाज का मफ़हूम तो नहीं समझ पा रही थी, पर सबको यूँ खामोश देखकर सहम सी ज़रूर गई। ज़रमीन का वजूद बिल्कुल साख्त हो गया, पलके तक जामत होगी। वो एकटक इब्राहिम का चेहरा देख रही थी, इस शख्स का चेहरा देख रही थी जिसको इसने अपनी पूरी कायनात माना था। वो जैसा भी सख्त रवैये वाला, गुस्से वाला मर्द था, पर ज़रमीन इसको देख देख कर जीती थी। इसकी ज़रा सी तवज्जो पाने के लिए क्या क्या जतन कर जाती। वो मर्द आज इसको इस तरह से बेआबरू कर गया, खुद अपने वजूद से नफरत हो गई। दूर फिटे मुँह तेरी ज़रमीन के दरब्बे गैरत बंदे ने पीछे तू अपने आप नफरत कर रही। इज़्ज़त वाले ये नहीं कहते कि इसने मुझसे ऐसा क्यों किया, प्यार वाले आप अपने आप को कोसते हैं।
आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ थमा दी कि वो एक ही लम्हे में तुम्हारी शारक काट गया। बात तो सही है। ज़रमीन की पुतलियाँ अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ी नज़र आ रही थी। इसने किसी और की जानिब नहीं देखा, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। जहाँ खड़ी थी वहीं पूरे कद से ढह गई। वो जो इसका तमाशा देखने को अदालत लगाए खड़े थे, जब इस पर कीचड़ उछाला गया कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने आगे बढ़कर इसके सर पर तसल्ली का हाथ नहीं रखा। इसकी हमायत मुँह एक दफ़ा भी ज़ुबान नहीं खोली। वो सभी इसके गिरते इसकी जानिब लपके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिल टूट कर बेजान हो चुका था। इसकी बेटी इसको यूँ बेहिसो हरकत फर्श पर ढेर हुआ देखकर चीखने लगी। अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी गाल थपथपा दी। मम्मा क्या आप ठीक हो? मम्मा ऐसे क्यों लेट गई? मम्मा उठो ना। दादू मम्मा को क्या हुआ है? इसकी दादी रोते हुए अपने गाल पीट रही थी। कोई डॉक्टर को फ़ोन करो, ये इसके ससुर की आवाज़ थी। जबकि इब्राहिम के बड़े भाई ने आगे बढ़कर नबज़ टटोली, जहाँ मुकम्मल खामोशी थी। गर्दन के नीचे हाथ रखकर धड़कन का अंदाज़ा करना चाहा, यहाँ भी मुकम्मल खामोशी थी मिली। अस्पताल वालों ने बाद में भी तस्दीक कर दी इसकी मौत हरकतें कलब बंद होने की वजह से हुई। असा रोज़ क़यामत कहना है रब्बा जिस सानू लोग मिलने सुन पत्थर वर्गे ते साडा दिल कच दा ना बनाया होंदा। बहुत बुरा हुआ। देखो तो सही, इतनी वो सिंसेयर लॉयल बंदी थी कि उन्हें उधर इल्ज़ाम ला उथे ही मर गई। लख लानत तेरे थे। अरे बंदे के बोला, मैंने बोला ना नाम लेके नहीं मैं बोल सकती। हम लोग यहाँ लंच के लिए आए थे और अब बाहर शाम उतर रही है। बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। ऐबक के कहने पर बेख्तियार सबकी नज़र खिड़की के बाहर नजर आने वाले खुले आसमान पर गई। याल ने तशवीश शेरबख्त की जानी देखा। शेरबख्त क्या ख्याल है, हमें अब निकलना चाहिए ना? और ज़्यादा देर हो जाए फिर बस भी पता नहीं मिले कि ना। हाँ बस नहीं मिलेगी तो यहाँ कौन सा किसी का कोई ठिकाना है या कोई तुम दोनों को जानने वाला रहता है? ज़रा सोचो, अंधेरी रात में साथ में एक जवान लड़के की जिम्मेदारी, देर हो जाने की सूरत में तुम लोगों को रात बस स्टेशन पर गुजारनी पड़ेगी। पता नहीं आपके भाई ने तो जाना है, फिर भी कह रहे हो जैसी बात है। ज़ैनब ने गुस्से से सारा नक्शा खींच दिया। हाजरा ने हंसते हुए वार्न किया, जैनी ने इस वक्त कुछ ज़्यादा ही ठूंस लिया। आप लोग उसको नाराज़ करने वाली कोई बात ना ही करे तो बेहतर। अगर गुस्से में आपके ऊपर बैठ गई तो नानी याद आ जानी। मोहतरमा हैवी वेट फाइटर है। सबके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जैनी ने हाजरा का मुँह चढ़ाया। सरदार ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए याले को मुखातिब किया, मिस कुल फिक्र न करें, मैंने भी इसी जगह जाना। अगर आपको नागवार न गुजरे तो मैं आपको भी साथ ले जा सकता हूँ। याले खिजल से होकर सफाई देने लगी, नहीं ये बात नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा कि हो सकता है आप आज इधर ही रुकने का प्रोग्राम रखते हो। नहीं अम्मा घर पर अकेली हैं, रुकने का जवाज़ ही नहीं है। वैसे भी मैं जिस काम से आया था वो सुबह ही कर लिया, बल्कि मेरा ख्याल है अब सबको ही उठना चाहिए। अपनी अपनी कॉफ़ी पीकर सबने भाई का रुक किया। नुमान ने कहा वह को लड़कियों को छोड़ देगा। याले और शेरबख्त को अपनी अब सरदार की गाड़ी में गांव की जानिब जाना था। सब एक दूसरे को खुदाफिज बोलकर अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ गए, सवाए याले और जैनी के। याले जैनी का हाथ थाम कर एक तरफ लेगी। बाहर आते हुए वो लोग पीछे चलते हुए एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रही थी। पार्किंग में इस वक्त इनकी 2 गाड़ियों के अलावा एक आध कार और भी मौजूद थी। मुझे तुमको ये सब आराम से तफसील के साथ बताना था, मगर वक्त इतना मिला। हालांकि मैं ख़ास यही बात करने के लिए तुम्हारे पास आई थी। तुमने इसको ढूंढ लिया? इसके साथ फ़ोन पर भी बात करती रही हो? मैं मर तो नहीं गई हुई थी? एक फ़ोन ही कर लेती। कैसे फ़ोन करती? जैसे अपने काले करोटे को करती हो। अब नहीं कर पाऊँगी, मैंने फ़ोन तोड़ दिया। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा है। जैनी वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ऐसा सलूक कर रहा है। वैसे यार एक बात कहूँ, अच्छा जान छुड़वा लो। इतने बदसूरत इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना भी कौन सा आसान होगा, ऊपर से बच्चे भी काले काले होंगे। बात तो सच है, वो बात रसवाई की। याले ने आंखें दिखाते हुए इसको 2 हाथ जड़े। वो काला कलोटा इतना नखरे वाला मेरी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहता। याले की आंखों में बढ़ने वाली नमी ने ज़ैनब को हैरान कर दिया। यालू ये क्या, तुम इसके लिए रो रही हो? नहीं मैं इसके लिए नहीं रो सकती, वो लगता ही क्या है, पर इस दिन जब बर्फ़ में मेरे मारने पर मेरे हाथों को पकड़ा, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। एक आंसू फिसल कर गाल में फैल गया। तुम शायद मेरी बात समझ न सको, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अगरचे वालिद नहीं है, पर भाई की मजबूत बैक हासिल है। तुम इतने इत्मीनान के साथ हर बात इसके साथ करती हो। तुम्हारी शख्सियत की ये मजबूती कहीं ना कहीं इसके में तुम्हारे भाई का हाथ है, क्योंकि औरत के घर की 4 दीवारी से इत्मीनान मिले तभी वो बाहरी दुनिया का सामना आंखों में आकर डालकर करती है। डरी सहमी औरत का कहाँ कामयाब होगी। मेरी ज़िंदगी में बाप भी नहीं था, ना ही सरदार जैसा भाई। मैंने सारी उम्र दूसरों के चेहरों पर अपने लिए नागवारी बदअतमादी देखते देखते गुजारी। एक सिर्फ पढ़ने की आज़ादी थी, वो भी ताया कहा करते थे। इन्होंने किसी के साथ वादा किया हुआ, ताई की लाख मुखालफत के बावजूद इन्होंने मुझे तालीम के मामले में कोई रोक टोक नहीं दिखाई। इसलिए कालिया मेरी ज़िंदगी में आने वाला बहुत मर्द है। एक लम्हे कोई सही, पर जिस दिन वो आया इस गाड़ी में, मुझे इस पर गुस्सा तो था, पर मेरे अंदर इसके लिए कोई नागवार जज्बा नहीं जागा। मुझे इसको वहाँ देखकर सुकून का एहसास हुआ, इसलिए तो मैंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वरना ये फ़ोन सीधा ले जाकर पुलिस को दे देती। वो लोग राहील के कातिल को ढूंढ रहे होंगे। अगर ताई की फैमिली को उसके कातिल तक रसाई हासिल हो जाए तो हो सकता है वो लोग मुझे माफ़ कर दें। वो इटकेट से बिल्कुल कटकर बातों में मसरूफ़ थी जब सरदार की आवाज़ इतने करीब से उभरी कि दोनों ही उछल पड़ी। तुम लोग ये बात जानती हो ना कि इस वक्त पार्किंग में खड़ी हो? तौबा है, आराम से इंसानों की तरह नहीं बात कर सकते थे। जैनी ने भाई के सीने पर हाथ मारा। चलो याले, 1-2 दिन यूनी का काम रह गया, मैं घर आ जाऊँ फिर खुलकर बात करेंगे। अभी अपना ख्याल रखना। हॉस्टल का नंबर सरदार के पास है, जब जी चाहे ऑफिस से कॉल कर लेना। एक दूसरे को गले मिलकर रुखसत होगी। शुक्र है जी तुम लोगों का इजलास मुलतवी हुआ, वरना मैं तो इधर ही बिस्तर लगाने का सोच रही थी। हाजरा की बात पर याले ने मुस्कुराते हुए दूर से हाथ हिलाया। दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गई।
शेरबख्त अगली सीट पर सरदार के साथ बैठा था। दोनों ट्रैफिक पर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। जो अंदरूने शहर एक जगह पर बुरी तरह से ट्रैफिक एक जगह पर बुरी तरह से जाम थी, जहाँ से निकलते निकलते आधा घंटा मजीद देर लग गया। आखिर अल्लाह अल्लाह करके ट्रैफिक खुली और गाड़ी आगे बढ़ी। याले अगली तरफ होने वाली बातों से बिल्कुल बेनियाज खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। वो जो बात इस दिन से अपने आप से नहीं कर पाई थी, आज जानब के सामने मान कर आ गई थी। इसकी सोच कर तसलसल गाड़ी को ब्रेक लगने पर टूटा। बाहर अच्छा खासा अंधेरा छा चुका था। अभी इनको शहर से निकले सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए थे, इसलिए एक बात तो पक्की थी कि अभी वो लोग गाँव से काफ़ी दूर थे। याले की नज़र सामने विंडो स्क्रीन से नजर आते मंजर पर पड़ी तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। एक गाड़ी सड़क के दरमियान में रास्ता रोके खड़ी थी। साथ में तीन ये बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी असलाइन की गाड़ी पर ताने खड़े थे। इसी दौरान एक गाड़ी पीछे की जानिब रुकी, जो कोई खुली जीप थी। इसमें से भी 4 आदमी निकले। याले की आंखें इस मंजर पर अपनी जगह से उबलकर बाहर गिरने को तैयार थी। वो अपनी जगह से उठकर दोनों सीटों के दरमियान आगे को छुपकर पूछने लगी, ये क्या हो रहा है? इन लोगों ने हमको क्यों रोका है? सरदार भी परेशान हो गया। इस पर एक चटती नजर डालकर फिर से सामने देखने लगा। एक पगड़ी वाला आदमी अपनी बड़ी बड़ी मूंछों और दाढ़ी के अंदर तकरीबन छुपा हुआ था। बस मोटी मोटी उबली आंखें नजर आ रही थी। इसने आकर सरदार वाली साइड पर खिड़की बजाई। ना चाहते हुए भी सरदार ने दरवाज़ा खोल दिया। इस आदमी ने बलोची में सरदार को कुछ कर, जिस पर फौरी तौर पर इसका ये रद्द-ए-अमल आया। सरदार ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और इनको अंदर से गाड़ी लॉक करने का बोलकर बाहर निकल गया। ये इस आदमी ने सरदार को क्या कह रहा था, बाहर निकल कर हमारी बात सुनो। ये लोग हैं कौन? इलाका गैर का आदमी, काफ़ी खतरनाक है। बंदे को मौके पर ही मार कर गायब हो जाते हैं। दुआ करो आज हम यहाँ से ज़िंदा निकल जाएं, वरना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फरिश्ते हाजिर हो गया। शेरबख्त बहादुर नजर आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दोनों की नज़रें सामने अंधेरे में घूर रही थी, जहाँ वहाँ रोशनी सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स की थी। वो भी 4-5 लोगों ने दरमियान में रोक रखी थी। याले हंसपे आदत अपने नाखून काट रही थी। 2-3 मिनट बाद सरदार लौटा, चेहरे पर नाकाबिल फहम तासुरात थे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सर अंदर दिया। शेरबख्त बाहर आओ। शेरबख्त ने सवाली नज़र से सरदार को देखा, जिसने कोई वजाहत न दी। वो बाहर निकलने लगा तो याले ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया और सरदार से पूछने की, इसको क्यों बाहर बुलाया? मिस्कुल, आप प्लीज़ ज़रा चुप करके बैठी रहें। चलो शेरबख्त बाहर आओ। शेरबख्त अभी गाड़ी से निकला ही था कि एक क्लैशनकोफ वाला आदमी इसको हाथ से पकड़कर पीछे वाली गाड़ी की जानिब ले गया। आगे खड़ी गाड़ी भी स्टार्ट होकर सीधी हो गई। याले पहले तो शेरबख्त वाली सीट पर आई, वहाँ से खुले दरवाजे से बाहर निकलने के इरादे में थी, जब पीछे से सरदार ने इसको खींचकर सीट पर बिठाया और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खोलें। वो लोग शेरबख्त को किधर लेकर जा रहे हैं? दूसरी दोनों गाड़ियाँ अपने पीछे गर्द के ऊंचे हुदे बादल छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। अब किसी एक को तो ये कुर्बानी देनी पड़नी थी। आपको तो जान बचाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या मतलब है? आपने अपनी और मेरी जान के बदले शेरबख्त को इन लोगों के हवाले किया? तो और क्या करता? वो लोग बड़ा कैश मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं है। अब या तो इन्होंने मुझे गोली मार कर जाना था, दूसरी सोच में अपनी गाड़ी देता, या शेरबख्त को। अब गाड़ी देकर खुदकुशी करने वाली बात ही होनी थी। गाँव भी काफ़ी दूर है, इधर से बच जाता तो कोई और रास्ता भी मार देता। अब कम से कम हम घर तो जा सकते हैं। आप फिक्र न करें। इन लोगों ने कहा अगले 24 घंटे तक अगर मैं इनको रकम का इंतजाम कर देता तो वो शेरबख्त की जान बख्शी कर देंगे। तब तक शेरबख्त इनके साथ ही रहेगा। याले को बातों में लगाकर इसने गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से रास्ते पर गामजन कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बज़ाहिर पुरवकार हमदर्द नजर आने वाला इंसान असल में इस कदर बदसूरत होगा। आपने अपनी जान के लिए, अपनी इस 2 टके की गाड़ी के लिए गरीब की जान को कुर्बान कर दिया। ऐसे काम दुनिया में आम होते हैं मिस्कुल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? सरदार गाज़ान साहब, आपको अंदाज़ा भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके इस हैवानी अमल का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। गाड़ी रोके। मिस्कुल, पागलों सी बातें ना करें। यहाँ पर इस वक्त गाड़ी रोकना सरासर खुदकुशी है, जो मैं नहीं कर सकता। मैं आप जिस इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। आपने जो शेरबख्त के साथ किया, आपको इस गरीब पर इतना जुल्म करते हुए रहम नहीं है? ओ खुदा का नाम ले मिस्कुल, वो अगर मर भी जाता तो किसको फ़र्क पड़ता है? बाप इसको छोड़ चुका, माँ के लिए वो हो ना हो कोई परवाह नहीं। आप कितनी टेंशन ले रही हैं? मत भूलें, अगर आपने जाकर किसी को बताया, मेरे खिलाफ़ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कल मैं अपने दोस्त से बात करूँगा, नुमान भी इसको बाजियाब करवाने में मदद कर सकता है। याले की आंखों से सियाल बहने लगा। वो सरदार से बहुत दूर होकर दरवाजे से लगकर बैठ गई। गाड़ी पूरी स्पीड से आगे बढ़ी थी। याले के अंदर बाहर दहशत सलाहियत कर गई। 2-4 मिनट लगे थे। इसका इतना प्यारा दोस्त भाई इस वक्त न जाने किन लोगों के कब्जे में चला गया। सरदार इतना बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान निकला। एक गरीब की ज़िंदगी देकर अपनी आज़ादी खरीद कर भागा था। गाड़ी के गेट से दाखिल होकर रुकते ही वो अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर दौड़ती हुई ग्राउंड अबूर कर गई। वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था, मगर सर्दी ने सबको अपने अपने कमरों तक महदूद कर दिया। हॉस्टल के हॉल रूम से लड़कियों की आवाज़ों के साथ टीवी भी सुनाई दे रहा था। याले ने कमरे में जाकर ही सांस लिया। दरवाज़ा बंद करके अपनी अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे से स्क्रीन टूटी वाला फ़ोन बरामद किया। अंदर वाले दराज से फ़ोन का चार्जर लगाकर फ़ोन को ऑन करने की कोशिश की। टूटी स्क्रीन एने तो पानी डोबे रहते थे, जो कि ना काम हुई काम थे। हाथों से इसने एक बार फिर ट्राई की। या अल्लाह, एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा ये फ़ोन चला दे आप, मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है। या अल्लाह, इस बेकसूर की जान बचा लेंगे। फ़ोन मेरी पहली और आखिरी उम्मीद है। मैं इसको शहर जाने पर मजबूर ना करती तो वो इस तरह अगवाना होता। 2 दिन पहले इसी फ़ोन को सारी रात पानी में रखने के बाद भी जब इसमें से ज़िंदगी के आसार फिर भी ना गए, तो इसने अपने बूट के भारी सोल से 3-4 ज़रबे लगाने के बाद स्क्रीन क्रैक करके फ़ोन यूँ ही अलमारी में कपड़ों के नीचे फेंक दिया।
मां सदके जाए कि फोन बेचारे ने की बिगाड़िया सी तेरा, इस गल का जवाब दे मैनू। रोने से अब सर में शदीद दर्द हो रहा था। वैसे लाखती लानत दिया सरदार थे, मुंडा छड़ आया। बार बार ट्राई करते रहने से भी आखिर फ़ोन ने दिखाई दिया कि वो इंतहाई ठीठ फ़ोन था। यार वाकई अब तो मुझे इसका मॉडल जानना। स्क्रीन रोशन होती देखकर याले ने अपने आंसू साफ किया और सीधी होकर बैठ गई। रीडायल का नंबर मिलाते हुए आज फिर से इसके हाथ कांप रहे थे। बैल जाती रही मगर कोई जवाब नहीं। दोबारा नंबर मिलाते हुए अल्लाह से दुआ करी थी, सिर्फ एक दफ़ा इसको बोले, सिर्फ आज मेरी कॉल उठा ले, मैं दोबारा कभी इसको तंग नहीं करूँगी। मुझे छोड़ना भी चाहता तो इसको बोले छोड़ दे, पर आज सिर्फ एक दफ़ा ही नंबर उठा ले। इसके बार बार मिलाते रहने पर जब आखिरकार दूसरी तरफ से जवाब आया, तब तक वो सारा सब्र खो चुकी थी। मैं तो समझता 2 दिन सुकून से गुजरे हैं, शायद अगली ज़िंदगी में ऐसे गुजर जाएगी, पर आई गेस आई एम नॉट दैट लकी। याले सवाई रोने की और कुछ न कर सकी। तब वो थोड़ा नरमी से बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो? कालिया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ ना मत करना, एक दफ़ा मेरी मदद कर दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। पहले तो रोना बंद करो, फिर बताओ कैसी मदद चाहती हो। वो आज मैं शेरबख्त के साथ शहर गई थी। शेरबख्त कौन है? जिसको फ़ोन वाला पैकेट दिया गया था। फ़ोन वाला पैकेट मैंने नहीं भेजा था। याले खामोश होगी, फिर मुख्तसर सा शेरबख्त का तारुफ देकर बताने लगी। शहर से वापसी पर देर होगी, सरदार के साथ हम लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में इलाका गैर के लोगों ने गाड़ी रोकी और वो लोग शेरबख्त को अपने साथ लेके गए। तुम्हें कैसे पता कि वो इलाका गैर के आदमी थे? मुझे शेरबख्त नहीं बताया था। जब वो इसको लेकर जा रहे थे, क्या इसके पास इतना वक्त था कि मैं तुम्हें बता सकता? नहीं, वो उसको गाड़ी रोकते ही नहीं लेकर गए थे। पहले वो सरदार का आसान से बातें करते रहे, फिर आकर इसको लेके। क्या इस लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? वो तो इतना बेजरट सा इंसान है, इसके साथ किसकी दुश्मनी होनी है? पर याले जी, कोई भी इस तरह से गैर अहम शख्स को क्यों गवाह करेगा? बात समझ से बाहर। अगर वो अगवाकार थे तो फिर तो कबीले के सरदार को लेकर जाते। शेरबख्त का इन्होंने चार्ट डालना था। इसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हो सकता है इसे पैसे बटोरने के चक्कर में इसको ले गए। तुम प्लीज़ इसकी मदद करो। देखो, यूँ जो आदमी इलाका गैर के हत्या चढ़ जाए, इसकी वापसी नामुमकिन सी बात है। फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर तो वो इसको अपने इलाके में लेकर गए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। पता करवा लेते हैं, मैं तुम्हें 2-4 घंटों तक मालूमात लेकर बताता हूँ। पर तुम सरदार गाज़ान के साथ शहर गई क्यों थी? मैं इसके साथ नहीं गई थी, बल्कि शेरबख्त और मैं अकेले गए थे। ठीक है, अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह बंदा सुबह 7-8 बजे तक घर पहुँच जाएगा। अगर नहीं तो समझ लेना इसकी ज़िंदगी इतनी थी। वो लोग इसको क्यों मारना चाहेंगे? उसने इनका क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, मगर मुसीबत में तो मैं भी हूँ। इसलिए ज़रा सोचना बंद करो और आराम से सो जाओ, साथ ही लाइन पे जान होगी। याले अपने इख्तियार में फ़िलहाल जो कर सकती थी इसने कर दी। यही एक बंदा जो इसके इल्म के मुताबिक कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था। जो याले को राहील अहमद के घर से इसके बंदे के नाक के नीचे से निकाल कर ला सकता था, वो कुछ भी कर सकता है। जिसने नहते हाथों राहील अहमद जैसे बॉडी बिल्डर आदमी को सेकंडों में मौत की नींद सुना दिया था। अगर वो भी यहाँ फेल हो गया तो आगे याले नहीं सोचना चाहती थी क्या होता। इसी के अलावा आज एक नए शेरबख्त ने जन्म लिया था। ऐबक की ऑफ़र पर इसने माजरत कर दी थी। वो अपनी माँ को अकेला छोड़ के शहर नहीं रह सकता था। फिर इसकी गुलबदन भी तो थी, जिसके बगैर इसका कहीं दिल नहीं लगता था। पर शेरबख्त ने ऐबक के साथ वादा ज़रूर किया था, वो गाँव में रहकर ही मेट्रो की तैयारी शुरू कर देगा। और अब ये क्या हो गया? अगर वो खुदा ना करे वापस ना आए तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगी। सारी रात बेड पर मुर्गी की तरह गर्दन अकड़ाए बैठकर कभी फ़ोन स्क्रीन को घूरती और कभी घड़ी के हिस्सों को जो हर लम्हे के साथ बदल रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे ना जाने कब नींद की वादी में उतर गई। शदीद ठंड के एहसास पर आँख खुली, इधर उधर हाथ मार कर कंबल खींच कर अपने ऊपर डाला। एक दफ़ा फिर आँखें बंद होगी, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। बाहर से आने वाली आवाज़ों से बखूबी अंदाज़ा हो गया दिन चढ़ चुका है। साथ ही रात की तारीकी में पेश आने वाला हौलनाक वाक़या शावर की स्क्रीन पर रोशनुमा एक झटके से कंबल फेंक कर उठी। मोबाइल पर वक्त देखा, सुबह के 8:45 हो रहे थे। काली ने कहा था अगर 7-8 बजे तक ना आया तो बेड से निकल कर जोगर्स पहने, लिबास स्वेटर कल वाले अभी तक किसी हालत में जिस्म पर मौजूद थे। शाल को अच्छे सर पर डालने के बाद वॉशरूम से कुल्ली की भागने के अंदाज में कमरे से निकलकर मुंडेर के पास आई। वहाँ से गेट का जायजा लिया तो आज चौकीदार को तन्हाई पाई। याले को लगा दिल रुक जाएगा। भागती भी नीचे गई। वार्डन और कई लड़कियों से पूछा क्या सुबह शेरबख्त को देखा? सबकी तारीफ से जवाब नफ़ी में आया। चौकीदार से भी यही सवाल किया। रोज़ तो वो खाना ख़राब का बच्चा 6 बजते ही आ जाता, पर आज अभी तक नहीं आया। क्या तुम इसके घर से वाकिफ़ हो? बता सकते हो वो किधर रहता है? क्यों नहीं, गाँव शुरू होते ही दाएँ हाथ पर पहला गली में सबसे आखिरी घर इसी का। अच्छा शुक्रिया बहुत। चौकीदार से मज़ीद कोई सवाल किए बगैर वो बड़े बड़े कदम उठाते हामती भी शेरबख्त के घर को चल पड़ी। सामने से ठंडी हवा पड़ने से आंखों में पानी आया जा रहा था। नाक ने अगला अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। मैं जाकर इसकी माँ को सब सच बता देती हूँ, वह नाराज़ होगी तो गालियाँ खाने को भी तैयार हूँ। मैं इसको सरदार का असल चेहरा दिखाऊंगी। इतना बड़ा जुल्म मेरी मौजूदगी में मेरी आंखों के सामने हो गया और मैं कुछ भी न कर सकी। वो क्रिमिनल कालिया भी कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों ने न जाने शेरबख्त के साथ क्या सलूक किया होगा। वो तो और किसी ने शेरबख्त के हवाले से कोई तशवीश भी जाहिर नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ ना सरदार ने अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। गली के अंदर कदम रखा तो वहाँ खड़े कई बच्चे जो इसको दिलचस्प नज़रों से देख रहे थे। इसके गली में आगे बढ़ते ही साथ हो लिया। आगे आगे याले, पीछे पीछे बच्चों की फौज। गली के एंड पर पहुँच कर इसने बच्चों से पूछा शेरबख्त का घर कौन सा है? बच्चों को इसके सवाल की खाक भी समझ ना आई। अल्लाह का नाम लेकर इसने सबसे आखिरी दाएं तरफ वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो बाहर आने वाली 80 साल की माई थी। आतिश बलोची में याले से कुछ कहा। जवाब में कुछ कहने के बजाय याले ने उल्टा सवाल किया, क्या ये शेरबख्त का घर है?
शेरबख्त का नाम लेकर माई ने याले की पुश्त की जानिब इशारा किया। इसने सर घुमाकर देखा तो दूसरे घर के दरवाजे पर शेरबख्त को खड़ा पाया। तुम इतना बड़ा बारात मेरे लिए लेकर आया? याले बेख्तियार इसकी जानिब पड़ी, हाथ लगाकर इसके होने का यकीन किया। वो ठीक ही लग रहा था, सिर्फ माथे पर हल्का सा निशान था। याले की आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों ने तुम पर तशद्दुद किया। ये बातें बाहर खड़े होकर करने की नहीं। मेरा घर कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें अपनी मास से मिलवाता हूँ। वो शेरबख्त को जिंदा सलामत सामने देखकर पुरसकून होगी, इसलिए हंसते हुए बोली, यह सारी बारात को साथ लेकर अंदर आओ। ये लोग तो सारा दिन इधर ही घूमते रहते, तुम आओ, इन्होंने आना होगा तो आ जाएगा। लकड़ी का पुरानी तर्ज का 2 पट वाला दरवाज़ा था। दरवाजे से अंदर आते ही बड़ा सा कच्चा सेन था, जिसमें फैली कच्ची धूप में साफ़ सुथरे फर्श पर एक सफ़ेद रंग की गाय बंधी थी। सेन के दरमियान में एक अखरोट का दरख्त था, जो कि पूरी तरह फल के साथ भरा हुआ था। रहायशी हिस्सा सदर दरवाजे से दाएं जानिब था। कुल 3 कमरे थे, 2 के दरवाजे बंद थे और छोटे वाले कमरे से धुआं निकल रहा था। गाय की तरफ इशारा करके शेरबख्त बोला, ये गुलबदन है, और गुलबदन ये मेरा बहन है। कल इधर ऐबक ने तारुफ मांगा था, इसलिए वहाँ मैंने सीखा कि किसी अजनबी से पहली मरतबा मिलो तो इसको अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। याले हंस दी। हेलो गुलबदन, मैं तो समझती थी किसी लड़की वगैरह का नाम गुलबदन होगा, पर तुम तो खैर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम गुलबदन को लड़की समझता था? हाँ, शेरबख्त ने शर्माते हुए कानों को हाथ लगा। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझको ऐसा लड़का समझा? याले का कहकर सारे सेन में गूंजा। बख्तबलोच, ये लड़की कौन है? इस कड़कदार आवाज़ पर याले मुड़ी। छोटे कमरे के दरवाजे पर एक औरत कमर पर हाथ रखे बड़ी कीनातोस नज़रों से याले को देख रही थी। ये कमान की तरह तने अब्रू बारीक हों, जिन पर दंदासा लगा हुआ था। आंखों में काजल की धार, थोड़ी के ऊपर 3 काले नुक्ते। सब्ज़ रंग का बड़े से बड़े शीशों की कढ़ाई वाला कुर्ता, जिस पर काली चादर की बुकल मारी हुई थी। इसकी उम्र 33-34 से ज़्यादा ना मालूम हो रही थी। ये मेरी मास है, मास की तबीब है, तुमसे मिलने आई है। याले हैरान रहेगी कि ये शेरबख्त की माँ? ये तो इसकी बड़ी बहन मालूम होती है। इसने यही बात ऊंची आवाज़ में कह दी। परिजात के चेहरे पर खुशी का रंग दौड़ गया। शेरबख्त जानता था ये खुशी याले को देखकर नहीं हुई, बल्कि याले ने जो परिजात को जवान और खूबसूरत बोला, ये फ़ख्रिया मुस्कुराहटी सी बात किया। तो तुम नया डॉक्टर है? बख्तबलोच ने बताया था, वो तुम्हारे पास नौकरी करता है। कल ये सारा दिन रात घर नहीं आया। कह रहा था सरदार के डेरे पर कोई काम था, घर का सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। इस मनहूस गाय को चारा भी डालना पड़ा। बर्तन और सफाई को तो मैंने हाथ नहीं लगाया, खुद इसने 6 बजे आकर सारे काम किए। आइंदा से सरदार को कहना ये बस दिन के वक्त ही नौकरी कर सकता है। शेरबख्त शर्मिंदा नजर आया, माँ को दरमियान में टोका। मैं बता तो चुका हूँ, आइंदा रात को कहीं नहीं रुकेगा। तुम तबीब को अंदर तो बिठाओ, कुछ खाने को दो। हाँ, तो मैंने कब रोका? आ जाओ अंदर, इधर बावर्ची खाने में आ जाओ। याले की ज़ुबान ने साथ न दिए। शेरबख्त इसके सामने खुद को छोटा महसूस करा था, इसे एहसास से निकालने को हंसते हुए बोली, अंदर मैं ज़रूर आऊँगी, खाना भी ज़रूर खाऊंगी, पर पहले मुझे ये बताएं आपका नल किधर है, मुझे मुँह धोना है। अब हैरान होने की बारी शेरबख्त की थी, जबकि इसकी माँ इसको याले को नल दिखाने का बोलकर खुद वापस किचन में चली गई। तुम मेरी वजह से परेशान था तो और क्या खुश होना चाहिए था। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए, वरना मैंने सरदार के खिलाफ पर्चा करवा देना था। इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर नहीं है, इसने अपनी जान बचाने को तुम्हें आगे कर दिया। इतना खुदगर्ज इंसान यहाँ पर अमीर बनकर लोग के फैसले करते जुल्म की इंतहा है। तुम जज्बाती हो रहा हो, बहुत सी ज़िंदगियों के लिए अहम है, मेरा क्या है। मुझे तो मेरी माँ ने भी नहीं रोना था, पर तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मर्द ने मेरा खातिर अपना ज़िंदगी खतरे में डाला, इसलिए ये सब तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लिए किया होगा ना, क्योंकि मुझे तो वो जानता तक नहीं था। याले का दिल लहू तेज़ तेज़ फेंकने लगा। तो वो आया था? हाँ ना, तभी तो मैं इधर है, नहीं तो अब तक न जाने किस इलाके में होता। याले को मज़ीद तजस्सुस हुआ। क्या तुमने इसका चेहरा देखा? किसका? इसी का जिसने तुम्हारी मदद की। हाँ ना, देखा है। याले के हाथ पानी भरकर वहीं रुक गए। याले, देखने में कैसा लगता है? मेरा मतलब इसका रंग, दांत, बाल कैसे हैं? मैंने ज़रा गौर नहीं किया। दूसरा रात का वक्त था, पर सबसे अहम बात यह है वो आदमी ने कोई लड़ाई नहीं किया, बल्कि जो लोग मुझको लेकर गया था इनको फ़ोन किया आया, इन्होंने गाड़ी रोक दी। तुम्हारा आदमी आधे घंटे बाद इधर आया, मुझे लिया, आदमियों को शुक्रिया अदा करके वापस। ये क्या कह रहे हो? क्या वो इसके आदमी थे? मुझे तो ऐसे ही लगा। अब सच क्या है तुम्हें अपने आदमी से पूछना। फ़िलहाल अंदर चलो, वरना मांस बिगड़ जाएगी। वैसे मांस की तारीफ़ करके तुमने इसको अपने हक़ में अच्छा कर लिया। वो ऐसे आसानी से किसी के साथ हंस कर बात नहीं करती। याले के मुँह पर ठंडे पानी के 4-5 छींटे मारे। शेरबख्त ने इसकी जानिब तौलिया बढ़ाया। मुँह साफ़ करके इसने शेरबख्त की आंखों में देखा। मैंने तुम्हारी मांस की झूठी तारीफ़ नहीं की, जो कहा दिल से कहा। तौलिया शेरबख्त के हवाले करती अंदर की जानिब बढ़ गई। अगर मुझे इल्म होता यहाँ पर इतनी अच्छी खातून से मुलाकात हो सकती तो मैं कब की आपको मिलने आ गई होती। चलो, मेरे बेटे के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इस लिहाज से तो तुम हो सकता है सारी उम्र के लिए मेरे घर पर रहो। हमला इतना अचानक हुआ, याले को चारों शाने चित कर गया। इसने सर मोड़कर एक परेशान सी नज़र शेरबख्त पर डाली, जो खुद अपनी जगह साख्त खड़ा था। लब सख्ती से भेजा हुआ तेरी से बावर्ची खाने के दरवाजे में एक ज़र खरीद गुलाम की तरह दिन रात तुम्हारा खिदमत किया, तुमसे कभी सिला नहीं मांगा। पहली दफ़ा मेरा कोई दोस्त इधर आया और तुमने ऐसी घटिया बकवास कर दी, माफ़ नहीं करूँगा। अरे ऐसे कौन सा क़यामत आ गया जो मैंने कहा सच ही तो कहा, तुम्हारे साथ हंस हंस कर बातें करी है, तुम्हारे पीछे घर तक आया। अब तुम इसको अपनी माँ के हाथों का खाना खिलवाएगा, कल को शादी कर लेगा ताकि मुझे यहाँ से भाई फेंक सको। ये वो मेरा बहन है, हम मुझे भाई बोलता है। वो पहली दफ़ा मेरे घर पर आया, तुमने मेरी बहन को गाली दे दिया।
याले कब की वहाँ से निकल कर जा चुकी थी। परीजाद ने हैरत से अपने बेटे के गुस्से का इजहार करते देखा। शेरबख्त, तो किस दुनिया में रहता है? एक नामहरम मर्द और औरत के दरमियान कोई बहन भाई वाला रिश्ता नहीं होता। हाँ, तू ऐसा कह सकता है क्योंकि तुमने आज तक किसी मर्द को अगर देखा तो बेहयाई की नज़र से देखा है। मैं तो अपनी नज़र उठाकर किसी की जानिब से डर से देखता ही नहीं हूँ, कहीं कोई गर्द मेरी नज़रों में आ जाए और लोग मुझे इस बात का ताना दे जैसा माँ है वैसा इसका बेटा। इसके आगे परीजाद के मुंह से मगलाजात का समंदर निकला। इसने शेरबख्त की अगली पिछली पुश्तों को सुना दिया। आगे आग वाला चिमटे से 2-4 हाथ मार भी दिए। इसने माँ का हाथ रोका ना इसको चुप करा, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ा, अपनी गाय खोली, दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए एक पल को रुका। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, याले मेरा बहन है, मेरा मौसन है। तुमने इसका दिल तोड़ा। अब मैं वापस इस घर में तभी आऊँगा जब तुम इससे माफ़ी मांगेगा। मेरा जूती माफ़ी मांगता है, फिर अपना जूती के साथ रही रहो। परीजाद ने हैरत से अपने बेटे को घर से जाते देखा। वो रोज़ की बिना पर इसकी बेइज्जती करती थी, इस पर अपनी नफरत का इजहार करती थी, अपनी नाकामियों को इसका कसूर बताती थी। इसको कहती, तुम्हारी बद्दुआ है जो मुझे कोई कदर करने वाला मर्द नहीं मिलता। आज तक शेरबख्त ने मुड़कर कभी जवाब न दिया और आज एक लड़की के लिए घर ही छोड़ गया। अद्दा दिलान थी औरत ना बंदा कुत्ते आगे पा दे। वैसे सच्ची जहर लगती है मुझे ये बोली लगी है। इन दिनों इसकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में थी। हाल ही में इसकी प्रमोशन करके मेजर का रैंक दे दिया गया। अपने काम से इसको इश्क की हद तक लगाओ तो हर दिन वो पूरे दिल से तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर जाता। अपनी कम उम्र में पाई की तरक्की की वजह से अपनी पूरी अरेंजमेंट में वो ख़ास मकबूल था। वक्त पाबंद डिसिप्लिन के नाम पर ज़ीरो बर्दाश्त कर दिखाता। बुनियादी तौर पर एक बहादुर, निडर और जिंदा दिल जवान था। इंतहा का मेहनती, इसके दुश्मनों को भी यकीन था वो बहुत ऊंचा जाएगा। वो एक वफद के साथ मसरूफ़ था। 10-15 दिन से ना तो ज़रमीने को फ़ोन कर पाया, ना ही खत लिखने का वक्त मिला, पर वो कोशिश कर रहा था एक आध दिन की छुट्टी लेकर लाहौर का चक्कर लगाए। बहन को मेजर बनने की खुशखबरी भी तो सुनानी थी। हाय, वापस जाएंगे तो भैन ही नहीं होनी। इस रात भी वो रूटीन के मुताबिक रात के खाने से पहले जिम में वर्जिश करने में मसरूफ़ था, जब 2-4 आदमी वर्दी वाले इसको ढूंढते हुए आए और इस हालत में, इस लिबास में अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन का सूरज पूरी दुनिया पर तो तुलू हुआ, मगर मेजर वली उल्लाह की दुनिया से सूरज उठा लिया गया। ऐसे गुप्त घेर अंधेरे से वास्ता पड़ा कि अपनी सुध-बुद्ध भी भूल गया। मुल्क दुश्मन नासिर के साथ गहरी ज़ाती ताल्लुकात साबित होने की बिना पर इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। साथ में इसको ये बात कही गई कि अगर वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, अगर वो समझता है इसके साथ ज़्यादती हुई है, तो अपील करने का पूरा हक रखता है। सोचो ज़रा, वो इंसान जो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक जुनून के पीछे भागा, वो आम दर्जे का मेहनती ना हो, ना ही दरमियानी दर्जे का, बल्कि स्कूल और कॉलेज के ज़माने से इसको सिर्फ एक ही शौक़ था। जब इसको अपना शौक़ पूरा करने का मौका मिला, इसने साबित कर दिया कि वो आम नहीं है। वो हर मुकाबले, हर ट्रेनिंग में औसत से ऊपरी दर्जे का सिपाही रहा था। अपनी सारी उम्र में की गई मेहनत से तिनका जोड़कर खड़ी की गई ख्वाबों की इमारत एक लम्हे में ज़मीन बोस हो गई। दोस्तों ने कहा अपील करो, जवाब से चुप पोड़ ली। गैर मुल्की एजेंट ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ख़ास मेजर वलीउल्लाह का नाम लेकर इसकी तारीफ़ की। जैसे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान वलीउल्लाह ने इसकी मदद की थी। सारे मुल्क में इस खबर ने तहलका मचा दिया। फ़ौज ने वक्ती तौर पर इसको ड्यूटी से फारिग करके मामूलात की पूरी जांच पड़ताल कर लेने तक इसको फारिग कर दिया। ये इसकी शानदार कामयाबी की वजह से इतनी सहूलत दी गई। भला इतना मुहब्बे वतन इंसान गद्दार कैसे हो सकता है? कोई इसके खिलाफ बोल रहा था, कोई इसके साथ। इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। आईजी बलूचिस्तान के साथ अच्छी लैक होने की वजह से इससे हमेशा बड़े भाई की तरह ही पेश आते थे, इसलिए वो इनके पास आया क्योंकि कल इसने पंजाब के लिए निकलना था। आज की रात कहीं रुकने का आसरा चाहिए था। आखिरी वक्त में मोहतरम फ़िदा हुसैन मरी के अलावा इसके दिमाग में और कोई नाम ना है जहाँ वो जा सकता। फ़िदा हुसैन ने इसकी अच्छे से दिलजोई की, मगर जो खबर इसको दी वो पानी से निकली मछली की तरह तड़पा था। बली तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है, वो बहुत बड़ी साजिश हुई है। ज़ाहिरी बात है, जब फ़ौज अपनी तफ्तीश पूरी कर ले, असल वजह सारी आवाम के सामने आ ही जानी है, मगर वक्ती तौर पर तुम्हारा कैरियर ख़त्म करके तुम्हें बदनाम करने की साजिश थी। और ये साजिश तुम्हारे बहनोई और इसके भाई इब्राहिम की जानिब से हुई है। दोनों ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके बंदा ख़रीदा। अब ये सब इन्होंने क्यों किया? घर के अंदर की खबरों से मैं लाइलम हूँ। तुम 2-4 दिन इधर मेरे पास रहो, मैं पता करवा लेता हूँ। अगर ऐसा उन्होंने किस लिए किया, ये सारी बातें मुझे इनके बहुत ख़ास आदमी से मालूम हुई है, जो समझ लो इन दोनों की मूंछ का बाल है। टीवी पर वो खबर सुनकर मैं तो खुद शशतर रह गया। इस वक्त 2-4 फ़ोन करके सब पता किया। वलीउल्लाह का पहला ख्याल ज़रमीन की जानिब गया। इसी को टॉर्चर करने के लिए इब्राहिम शाही ने यह सारा ड्रामा रचाया हुआ था। वो फ़िदा हुसैन मरी के बहुत रोकने के बावजूद सुबह वहाँ से निकला है। लाहौर आने के बाद वो सीधा ज़रमीन से मिलने इसके घर ही चला गया, मगर आगे वो नहीं थी, बल्कि उसको गए हुए तो 5 दिन गुजर चुके थे। वो तो 2 पौनियाँ डालकर गुड़िया की तरह मुँह बसौर कर बातें किया करती थी। जरा बड़ी हुई तो दिन रात खाने की चीज़ों की फरमाइशें कर करके इसका सर खा लिया करती थी। फिर थोड़ी और बड़ी हुई थी, इतनी बावकार संजीदा सी चुपचाप, दिल में उतरने वाली भाई पर मरने वाली भाई की दीवानी, आज भाई को बताए बगैर, यूँ मिले बगैर यूँ चुपचाप चली गई थी। फुप्पी वलीउल्लाह के सामने बैठकर ज़ोर से रोती बयान करती, इसको बताती रही कैसे हमने इतनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मजबूरन इसको दफनाना पड़ा। तुम अब आए हो वली, पर वो जो आंखें तुम्हारे इंतज़ार में दरवाजे पर लगी रहती थी, वो सो गई। ऐसी नींद सोई जिससे कोई भी बेदार नहीं होता। थके हुए हौसले और खड़ादे कदमों के साथ वो खुश्क आंखें लिए बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल है। गेट से निकल कर तेज़ कदमों चलता गली के कोने तक आया। कोना मुड़ते दीवार पर कनी के ऊपर सर कर बच्चों की तरह फूट कर रोने लगा। खाकी ट्राउज़र के ऊपर हल्की ब्राउन टी-शर्ट थी, कंधे पर दरमियाने साइज़ का ट्रैवल बैग। इसके रोने के अंदाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि दुख ही दुख था। ज़रमीने, मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे जिंदा को कब्र में दरगोर कर गई हो।
वो अपनी शर्ट के साथ आंसू साफ करके खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता मगर बार बार नाकाम ही हो रहा था। कंधे पर हाथ के दबाव ने इसने गर्दन मोड़कर सुरख भीगी आंखों से देखा। सामने डरी सहमी सी ज़मीन की खलास मुलाजमा खड़ी थी, जिसे बार बार गली के कोने से सर निकाल कर गेट की जानिब नजर डाली हो, जैसे किसी ने आ जाने का डर हो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैंने आपको इसी वक्त देख लिया जब आप गेट पार करके घर में दाखिल हुए थे। मुझे बड़े दिनों से आपका इंतजार था, सोच सोच कर मायूस भी होती रही कि ना जाने आप अब कभी इधर को आते भी हैं या नहीं। वो बात करते करते रोने लगी। इन लोगों ने मेरी बीबी को मार दी है। इस दिन जो कुछ हुआ वो सब मैंने अपने कानों से सुना था। बीबी की वफ़ात के बाद इब्राहिम ने अपने भाई से कहा था वो किस तरह आपका इंतज़ाम करे। मैं यहाँ रास्ते में आपको सारी बात नहीं बता सकती। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, 2 घंटे बाद मेरी छुट्टी होने। आप अगर सड़क के दूसरी जानिब जो ग्राउंड है वहाँ मेरा इंतज़ार कर लें तो मैं छुट्टी के बाद आपको हर बात तफसील से बता दूँगी। अभी अगर मैं ज़्यादा देर बाहर रही तो इब्राहिम की बीवी को मेरे पर शक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। वो जैसे आई थी वैसे तेरी से इर्द गिर्द एहतियात से देखती वापस चली गई। वलीउल्लाह ने अपने आंसू साहब के गम से दिल फटा जा रहा था, मगर अब इसके अंदर एक नई आग जाग उठी थी। वो धेड़ उम्र माई इसकी रूह को बेचैन कर गई थी। इसको सारा सच जान लेने की शदीद ख्वाहिश थी, मगर इसके लिए इसको 2 घंटे इंतजार करना था। घड़ी की सुइयां थम गई थी। इसके इर्द गिर्द सारी दुनिया का निज़ाम, हर चीज़ अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। शाम के साए लहराते ही परिंदे घर को लौटने शुरू हो गए। पर आज की शाम वलीउल्लाह को बड़ी वीरान, उदास और एक उजड़ी हुई शाम मालूम हुई, जैसे किसी ने कायनात के तमाम रंग एक ही दफ़ा में निचोड़ लिए। चढ़वे चन्ना ते कर रोशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे होन। गलियां दे विच फिरन नमाने लालां दे नज़ारे होन। शाला मुसाफर कोई न थेवे कख जिना तो भारे हों। ताड़ी मारा दाना बाऊ आपे उड़न हारे हों। वो मुलाजमा के इंतज़ार में वहीं इसकी बताई हुई जगह पर मौजूद रहा। वो 2 की बजाय 4 घंटे बाद वहाँ आई। माफ़ करना साहब, देर से आई हूँ। असल में बड़ी बेगम साहबा ने फ़ोन करके इब्राहिम साहब को आपकी आमद के बारे में बताया तो वो इसी वक्त घर आ गए। आकर अपनी माँ से आपके बारे में बड़े सवाल किए। पहना क्या हुआ था, कहकर क्या गया, यहाँ लेने क्या आया था, ज़मीन के बारे में इसको क्या बताया। बड़ी बीबी ने जो बात जैसे हुई थी सब बता दी। इनको फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। अपने बड़े भाई को फ़ोन करके गालियाँ देते हुए कह रहा था, तुमने तो कहा था वलीउल्लाह अपनी बाकी माना ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा, फिर ये बाहर कैसे फिर रहा है, हमारे घर होकर गया है। माई तुम मुझे मेरे ज़मीने के बारे में कुछ बताना चाहती थी, मुझे वो बताओ। साहब वो जानने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खबर बर्दाश्त ना कर पाओ। हमारे दिल सोच कर छलनी हो जाते, तुम्हारा तो वो जिगर का टुकड़ा थी। देखो माई, मेरे हाल पर रहम करो, खाओ, मुझे बता दो मेरी ज़मीने ने क्या क्या बर्दाश्त किया। साहब एक पास बाकिरदार बाहया औरत पर दिन दहाड़े इसके शौहर ने गंदा कीचड़ फेंक कर अपने ख़ानदान की अदालत के सामने खड़ा कर दिया। मेरी बीबी का दिल बंद हो गया। इन लोगों को शर्म नहीं, पर मेरी बीबी बड़ी शर्मों वाली थी। इसने हमेशा के लिए खामोशी को चुन लिया। वलीउल्लाह के आंसू आंखों में साख्त हो गए। वो इतनी अजियत बर्दाश्त करती रही और मुझे खबर क्यों ना हुई। मैं इसी डर से तो तुमसे 10 दफ़ा पूछा करता था, ज़मीने मुझे बताओ तुम खुश हो। मुझे हर दफ़ा टालती रही। काश मैंने तुम्हारे पर यकीन ना किया होता। काश मैं तुम्हें इस मर्द से बहुत दूर ले गया होता। अब इसका दिमाग डिफ्यूज़ मोड में आ गया था। इब्राहिम साहिब, तेरे जिस्म का एक एक उज़ू, एक एक खुलिया मेरी बहन पर किए गए जुल्म का हिसाब देगा। पाक से निकल कर रात के अंधेरे का हिस्सा बनते हुए अब इसको किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं था। इसको मालूमात इकट्ठी करनी थी। बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी थी। हाय, बहुत बुरा हुआ ज़मीने के साथ। सरदार के साथ इसका सामना दूसरे दिन ही होगा। जब याले ने इसे शर्मिंदा करने वाली नज़रों से देखा तो वह शख्स लड़ाई की इंतहा करते हुए बोला, देख लिया मिस कुल, मैं ना कहता था मैं 24 घंटे के अंदर अंदर बख्ते को बाजियाब करवा लूँगा। याले चाह के भी ना कह पाई, मक्कार इंसान शेर बख्त को मेरा कालिया छुड़वा कर लाया। पर शेर बख्त के ही कहने पर इसने सरदार को माफ़ कर दिया। परिज़ाद एक दिन में घर का कूड़ा क्रिकेट ना उठा सकी, इस शाम को आकर याले से माफ़ी मांग ली। यूँ शेर बख्त और इसकी गुलबदन इसी दिन वापस अपने घर सुधार गए थे। आजकल हाजरा और जैनी की छुट्टियाँ चल रही थी। हाजरा अपने किए के वादे के मुताबिक कॉलेज को वक्त दे रही थी। ऐबक ने इन लोगों के हाथ शेर बख्त के लिए मैट्रिक का कोर्स भेजा था। वो याले के साथ क्लिनिक पर जाता, वहाँ से वापसी पर शाम के वक्त 2 घंटे ट्यूशन लेने के बाद घर जाता। इसकी ज़िंदगी मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी थी। हाजरा और वर्षे हर शरारत में पेश सारा दिन स्कीमें बनाने में मसरूफ़ रहती। इन सब के साथ मिलकर वो और जैनी इन तमाम लोगों के घर एक चक्कर लगा कर आ चुकी थी जिन के लड़के कोयटा वाले घर में रहते थे। जहाँ जैनी ने कालिया को सुराग लगाने का सीक्रेट मिशन शुरू किया हुआ था, वहीं कालिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। जैनी कई दफ़ा फ़ोन नंबर मिला चुकी थी, पर दूसरी जानिब से फ़ोन बंद मिलता ताकर इसने मिलाना ही छोड़ दिया। ये अलग बात, हर रात सोने से पहले याले फ़ोन हाथ में लेकर सोती, क्या खबर वो फ़ोन कर ले। फिर याद आता शायद वो इसलिए फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि पिछली दफ़ा जब दोनों की बात हुई थी तब याले ने कहा था एक दफ़ा मेरी मदद कर दो, फिर कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। शायद वो वादे की पासदारी चाहता था। इस वक्त भी वो चारों पहाड़ों पर से वापस आ रही थी। जब वो लोग कॉलेज के करीब पहुंची तो कॉलेज के गेट से ऐबक बाहर निकल रहा था। सबसे पहले याले खुशदिली से बोली, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज़ ऐबक, कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम तबीब साहिबा, बस देख लें, मैंने सोचा आप लोगों ने तो कभी भी मुझे अपने आने की दावत नहीं देंगी, मैं खुद ही आ जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया याले बहन, इतना मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ना यहाँ झूठ और किसी साजिश की बू आ रही है। हाजा की बात पर ऐबक ने अपनी हंसी छुपाकर एक नज़र जैनी पर डाली जिसको शक्की नज़रों से घूर रही थी। बड़ी खुशी हुई आप सबको देखकर, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अभी ज़्यादा दिन रात सर पर आ गई है। तभी सरदार कॉलेज से बरामद हुआ और याले ने ऐबक को वहीं रोक लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी आए और अभी चल दिए।
जैनी ने ऐबक के जवाब की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। आकर सरदार के ऐन सामने खड़ी होकर इसकी आंखों में देखा। ये चाइना मेड मॉडल इधर किस चक्कर में आया? शर्म करो, वो एक इंसान है, नए मॉडल का टेडी बियर नहीं है। सरदार की बात पर इसने नाक चढ़ाई। टेडी बियर हो भी नहीं सकता, वो क्यूट होता है, इसका क्यूटनेस से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। सरदार, मुझे बातों में लगाकर बात छुपाने की कोशिश ना करो, सच सच बता दो ये क्यों आया। जब तुम जानती हो वो क्यों आया तो पूछ क्यों रही हो? सरदार की बात पर ज़ैनब के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी दौड़ गई। इसको इतनी जुर्रत भी तुमने दी होगी, वरना इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ज़ैनब खान के भाई से इसका रिश्ता मांगने आता। इसको तो मैं देख लूँगी, पर तुम अपने दिलो दिमाग से खुशफहमी निकाल दो कि मैं इतनी आसानी से शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। ना जाना, मैं ऐबक को घर दमाद रखने को भी तैयार हूँ। ऐसी की तैसी ऐबक की, इसको तो मैं भी पूछती हूँ। वो खूनख्वार नजरों से घूरते हुए तेरी से ऐबक की जानी पड़ी, जो फुर्ती से याले के पीछे हो गया। सरदार ने पीछे से ज़ैनब की कमर में हाथ डालकर इसे वहीं रोक लिया। इसका सर पकड़कर सरदार ने अपने सीने से लगाते बोला, ज़ैनी कुछ तो लड़कियों वाले जज्बात दिखा दो, ऐसे मौक़ों पर लड़की शर्माती है, तुम इस बेचारे को मारने भाग रही हो। हाँ, ऐसा ही बहन को शर्माते देखने का शौक था तो मेरी तरबियत लड़कियों की तरह की होती। मुझे तो सारी उम्र यही सबक दिया, लड़कों के करीब भी नहीं जाना, और तुम्हारे लिए जहर है, यही कहते थे ना। और वो क्या था, ज़िंदगी में अपनी इज्जत आप करोगी, अपना वकार कायम रखोगी तो तुम्हारी मंजिल आसमानों में होगी। मैं हर वक्त हर काम में हर जगह तुम्हारी मदद को खड़ा हूँगा, बस किसी मुकाम पर अपने कदर मुकाम से गिरा हुआ काम ना करना। मैंने तुम्हारी एक एक बात दिल पर लिखी, अमल किया, तुमने मुझ पर कभी रोक टोक नहीं लगाई। मैं अकेली हर जगह आती जाती हूँ, लड़कों के साथ पढ़ती हूँ, किसी माई के लाल में जरूरत नहीं वो ज़ैनब की तरफ मैली आंख से भी देख जाए। और अब तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो, अब एक गैर लड़के को मेरे पर मुसल्लत करने की साजिशें कर रहे हो। सरदार इसके गुस्से पर धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पेशानी पर बूसा दिया। मैं इसको तुम्हारा गैर तो नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी इसके साथ शादी कर रहा हूँ। इसने कहा। इसने नया मकान खरीदा जिसे वो घर बनाना चाहता है। इसने कमरे में जिम बनाया क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करने वाला वो ब्लैक बेल्ट है, हर रोज़ वर्कआउट करती है। वर्कआउट मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर करती हूँ, शादी के बाद मैंने इसी को जिम में झोंकना है, जो आज बड़े शौक से बनवा रहा है, सिंगल पसली कहीं का। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं इससे शादी पर तैयार हूँ, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी। सरदार अभी भी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। चलो, अगर तुम ऐसा खुश नहीं हो तो ऐबक तुम ऐसा करो, अपने वालिद को हाँ कह दो अपनी पुप्पी की बेटी के लिए। मेरी बहन को रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए तुम अपनी पुप्पी की बेटी से शादी कर सकते हो। ज़ैनब ने भाई को घूरा, फिर दान पीसते हुए बोली, अपने ऐबक को ये भी बता दे फुप्पी की बेटी से शादी करने से पहले अपना कफन तैयार करवा ले। सबसे बुलंद कहकर सरदार का था। हाजरा और वर्षा ने नारे मारे। याले मेस्मराइज होकर बहन भाई का प्यारी देखती रह गई। ऐबक शर्मिली से मुस्कुराते सर झुकाए खड़ा था। ज़ैनब अभी तक सरदार की बाहों में थी। अब ऐबक को डिनर पर रोक रही हो या वो इतनी लेट यहाँ से चला जाए? मैं क्यों रोकूँ? मुझे तो इसने झूठे मुँह सलाम तक नहीं किया। आपका मेहमान है, आप जानो, पर इधर मैं एक दो अपने मुतालबात मनवाना चाहती हूँ। सरदार हाथ बांधकर इसके सामने खड़ा हो गया। जी फरमाइए मलका आलिया, खादम सुन रहा है। मुझे कोई धूम धड़क्के वाली शादी नहीं करनी, सादगी से बस निकाह होगा और जहेज़ में मैं दादी को लेकर जाऊंगी। आप अपने ऐबक से पूछ लें, अगर इसको एतराज़ हो तो डिनर किए बगैर ही खिसकने की करें। सरदार बोला तो लहजे में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। हाँ भी मेरे ऐबक, डिनर करना ही या वैसे ही निकलना? सर, डिनर के बगैर जाता हुआ मैं अच्छा थोड़ी लगूंगा। यानी तुम कह रहे हो तुम्हें सारे मुतालबे मंजूर हैं? जी सर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अपनी दादी छोड़ भाई को भी जहेज़ में ला सकती है। मेरा भाई को तुम्हारे घर जाकर रहेगा, वो यहाँ रहेगा अपनी बीवी बच्चों के साथ। हाँ, अपने बीवी बच्चों के साथ, सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, चलो अब सारे घर अम्मा मिठाई लिए इंतज़ार में। फूफो लोग भी आई हुई हैं। वो लोग कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? वो सरदार का जवाब सुनने को रुकी नहीं, इसी पल घर की जानिब भागी। हाजरा भी इसके साथ ही। इसके जाते सरदार ने ऐबक की जानिब देखा। लो भाई, मुबारक को सबसे हम मार का सर हो गया। थैंक यू सर। सर के बच्चे, अब तो भाई बोल दे। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक ये रिश्ता मुबारक करे। याले के कहने पर दोनों ने एक सुबह आवाज़ खैर मुबारक बोला। आपको भी मुबारक हो मिस्कुल, आखिर आप भी तो ज़ैनी की दोस्त है। जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ज़ैनी अगर बहुत अच्छी है तो ऐबक बहुत से भी ज़्यादा अच्छा है। यकीनन ये दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, आमीन इंशाल्लाह। घर करीब आया तो याले और वर्षा हॉस्टल की जानिब बढ़ गई। मिस्कुल, क्या आप अंदर नहीं आ रही? नहीं, आपके मेहमान आए हुए इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आकर ज़ैनी और दादा को मुबारकबाद दे दूँगी। चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़। ग्राउंड से गुजरते हुए याले ने कोई बात करनी चाहिए तो वर्षा की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, मगर सीढ़ी तक पहुँचते याले का शक यकीन में बदल गया। इसने वहीं वर्षा का बाजू पकड़ कर इसको रोक लिया। वर्षी, तुम रो रही हो? इसके इतना कहने पर वर्षा के रोने में तेज़ी आ गई। याले पहले तो हैरान थी, पर अब परेशान होकर इर्द गिर्द एक नज़र डाली। नीचे ऊपर सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। चंद एक लड़कियां बालकनी में मौजूद थी, मगर इनका ध्यान इन लोगों की जानिब नहीं था। वैसे भी जहाँ वो थी वहाँ अंधेरा ही था। याले से पकड़कर एक तरफ ले गई, बेंच पर बैठाकर खुद इसके सामने पंचों के बल बैठ गई। वर्षी, तुम तो इतने हंसने हंसाने वाली जिंदा दिल लड़की हो, क्या किसी ने कोई दिल दुखाने वाली बात कह दी? वर्षा ने सरनफी में हिलाया। अभी तक इसकी हिचकी बन गई थी। मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? बहन हो मैं तुम्हारी, मेरे पर एतबार कर सकती हो। वर्षा के रोने में कोई कमी ना हुई। याले जाकर इसके लिए पानी ले आई। हाई याले, एक गिलास पानी मेरे वास्ते भी लिया दे। मैं अपने रीडर वास्ते एडी लंबी रिकॉर्डिंग कर रही लिसनर वास्ते, मेरे भी एक गिलास पानी पिया दे। मैं प्यास लगी है कसमें, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी करके फिर ही पियांगी पानी। वर्षा के रोने में कोई कमी ना हुई। याले जाकर इसके लिए पानी ले आई। इसको ज़बरदस्ती पानी पिलाया। वर्षा की सांस थोड़ी हमवार हुई। चंद घूंट पानी के मज़ीद लेने के बाद जैसे ही इसमें थोड़ी सी हिम्मत आई। कल मेरे घर से मेरी माँ का फ़ोन आया था।
याले के दिमाग में जो फौरी बात है इसके मुताबिक पूछ ले, घर पर तो सब खैरियत है ना? वर्षा ने दुपट्टे के पल्लू से नाक साफ किया और खुद को बोलने पर आमादा किया। याले आप ही घर पर खैरियत है, फ़कत मेरी ज़िंदगी में खैरियत नहीं है। याले दरमियान में नहीं बोली। वो चाह रही थी वर्षा अपनी बात जितना मर्जी वक्त लेकर पूरी करे पर बोलती रहे। 4 साल पहले मेरी मंगनी मेरे चचाजाद के साथ हुई। दोनों जानिब से माँ बाप का फैसला था। वो कोयटा में पढ़ता है, इंजीनियरिंग के आखिरी साल में। अब हमारे घर में शादी की बातें चल रही हैं क्योंकि मेरे वालिद लड़कियों की शादी में ज़्यादा देर करने के कायल हैं। वो कहते हैं शादी के बाद अपनी तालीम पूरी करो, पर कल अम्मी का फ़ोन है, मेरे कज़न ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया। बात सिर्फ इनकार की होती तो मुझे कोई दुख नहीं था, मगर इसने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया। सारी बराती में बैठ कर कहा ताई की बेटी पढ़ाई करने घर से बाहर नहीं रहती बल्कि रंगरलियाँ मनाने को हॉस्टल में रहती है। इसका वहाँ किसी लड़के के साथ मेल जोल है। मैंने इसको अपनी आंखों से लड़के के साथ गाड़ी पर जाते देखा है। बराती में मर्द की बात सुनी जाती है, अहमियत हासिल है। मैंने अपनी माँ को कसम खा कर कहा, मैंने तो कभी किसी की तरफ जाने पर अपनी नज़रों से देखा ही नहीं। मैंने इसके साथ भी कभी अकेले में गैर महज़ब बात नहीं की जिसके साथ मेरी शादी होना तय पाई। माँ कहती है तुम चाहे जो कहो बराती में तुम्हारा यकीन नहीं किया जाएगा। या अभी इधर का माहौल तो आपके सामने, ये कोई शहर तो नहीं है जहाँ आते जाते रास्तों में नैर में टक्का होने के चांस हो। इधर तो किसी लड़के को मुँह करने की इजाज़त भी नहीं है। मोबाइल तक मैं अपने पास रखने की सर ने हमें इजाज़त नहीं दी हुई। इतनी बासूल साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने के बाद मेरी किस्मत में ऐसी रुसवाई क्यों? मेरी बहन ने बताया मेरा कज़न किसी लड़की को पसंद करता है, वो इसके साथ यूनी में पढ़ती है। बुज़दिल इंसान ने अपना आप आज़ाद करवाने के लिए सारा मलबा मेरे पे फेंक दिया। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसको मनाया जा रहा है वो हमारी बरकतदार बेटी को माफ़ कर दे, बड़ा ज़र्फ़ दिखाते हुए घर के गंद को घर में ही समेट ले। वो कहता है शादी कर लेता हूँ मगर मैं दूसरी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। वो मेरी ज़िंदगी की खुशियों को आग लगाकर मेरे पर ही एहसान कर रहा है ताकि एक बीवी भी मिल जाए जिसको सारी उम्र पैर की जूती बनाकर रखे, और दूसरी बीवी अपनी महबूबा को बनाएगा। ये बीवी इसके माँ बाप की खिदमत करने गाँव में रहेगी और दूसरी इज़्ज़तदार बीवी इसके साथ शहर में रहेगी। मुझे कहा गया है कि अगर मुझे इससे शादी नामंजूर है तो फिर अब्बा के रिश्तेदार का रिश्ता फौरी मौजूद है। 50 साल आदमी जिसकी पहले से एक बीवी और जवान औलाद है। कल मेरे घर से मुझे लेने को गाड़ी आ रही है। मेरा जी चाह रहा है इससे पहले मैं अपनी जान दे दूँ। अच्छा होगा ना, ले जाकर दफना देंगे। तो एक दफ़ा फिर रोने लगी। याले का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। पूछे इससे किसके साथ मुँह काला करके मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर आ रही है? आखिर हर रोज़ सुर्खी लगाकर बेटी को लेने के बहाने ये किसको मिलने जाती है? याले के कानों में आवाज़ जागी। देखा, मुझे लग रहा है जिसको सारा सुसुलाती आई थी, मगर ये अल्फाज आज तक हिफज थे। ज़रमीने और याले दा कोई तो गड़बड़ा दिया। याले का वजूद कांप रहा था। अम्मा मैं सिर्फ आपकी वजह से इस बद किरदार औरत के साथ निभा करने पर मजबूर था, मगर अब नहीं। मुझे अपनी नस्ल नहीं बर्बाद करवानी, इसलिए मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में आप सबको गवाह मानकर ज़रमीन को तलाक देता हूँ। आज से मेरी तरफ से आज़ाद है, मैं इसको तलाक देता हूँ। इसने मेरी वफ़ा और मोहब्बत का एहतराम नहीं किया, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। याले की आंखों से कतरा कतरा करके दर्द का पानी टपकता रहा। बड़ी देर तक दोनों वहाँ खामोश बुतों की तरह बैठी थी। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हुई तो याले अपना अकड़ा वजूद लेकर खड़ी हुई। याले को बाहों में हाथ डालकर इसको अपने साथ घसीटती सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एक फ़ैसला कर चुकी थी। वो ये बेकसूर लड़की अपने बेमौत नहीं मरेगी। वर्षा को इसके कमरे के दरवाजे पर छोड़ते हुए बोली, वर्षा अल्लाह की ज़ात जब इंसान पर एक दर बंद करती है तो साथ ही दूसरा दर खुल जाता है। कल जब तुम्हारे घर से तुम्हें कोई लेने आएगा तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। पता नहीं क्या होगा, पर अगर मैं तुम्हारी मदद करने में नाकाम रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वर्षा रोते हुए याले के गले लग गई। याले अपने कमरे में आने के बाद सारी रात ना सो सकी। माए नहीं मैं किन्नू आँखा दर्द में छोड़े दा हाल नहीं। देखिया ज़रमीने की बेटी है जो गुड़िया थी ना, नहीं गुड़िया तो वो अहमद यार की बेटी थी ना, ये जो ज़रमीने की बेटी थी वो ये है याले। मैंने आपसे एक छोटा सा काम कहा था, आपसे वो भी ना हो पाया जिसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए मैंने लाखों रुपए दिए, वो सरेआम दंदनाता फिर है। इब्राहिम ने उकताई हुई नज़रों से छोटे भाई को देखा। इब्राहिम तुम अमीर तो हो गए पर अमीरों वाली खूबियाँ तुम में नहीं आई। तुम्हारे रवैये से साफ पता चलता कि तुम एक कच्चे चोर हो। अव्वल तो वलीउल्लाह को सच मालूम ही नहीं है। ज़रमीन की अचानक मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। रात अच्छी भली सोई थी, सुबह उठी नहीं, ना इससे पहले कुछ था ना बाद में, मगर जो रवैया तुमने अपनाया हुआ वो तुम्हें मरवाएगा। पहले तुमने इस पर झूठा केस बनवाकर कोर्ट मार्शल करवा दिया, अब इस तरह इसके ताक़ुब में जाकर उसको बताना चाह रहे हो कि तुमने इसकी बहन को मारा। सारे रिश्तेदार जानते हैं ज़रमीन तबई मौत मरी है। अब शराफत से वलीउल्लाह को फ़ोन करके इसकी बहन का अफसोस करो और दुआ करो इसको इल्म ना हो कि उसके कोर्ट मार्शल के पीछे किसका हाथ है। वैसे भी फ़ौज तफ्तीश करिए, अपने एजेंट को यहाँ से कितने अरसे के लिए दफ़ा करो, कुछ अरसे के लिए। कहीं एजेंसी वालों के चार छित्र खाकर सारा सच उगलता है, फिर वलीउल्लाह तो बाहर ही रहेगा, हम ही इस्लाहों की हवा खा रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैंने जेल जाना हुआ ना तो वलीउल्लाह को गोली मार कर चला जाऊँगा। मुझे तो समझ नहीं आती इब्राहिम तुम्हारा आखिर क्या बनेगा। पहले मुझे दुख है जो कुछ तुमने ज़मीन के साथ किया, नहीं करना चाहिए था। जो भी था वो तुम्हारी इज्जत थी और ख़ानदानी लोग अपनी औरतों की नीलामी नहीं करते, तो मैं और क्या करता। वो साहिरा मेरी एक सुनने को तैयार नहीं। मुझे फौरी तौर पर ज़मीन से जान छुड़ाने को कोई हल नज़र नहीं आया। वैसे तलाक देता तो आप सब लोगों ने बीच में कूद पड़ना था। तलाक देने की ज़रूरत ही क्या थी? कुछ अर्से के लिए इसको इसके भाई के पास भेज देते, तो जब सायरा का भूत सर से उतर जाता तो उसको वापस कर ले आते। मैं सायरा से शादी करने का इरादा रखता हूँ। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी जो झूठ सच बोलकर गुजारा कर देता। सायरा के बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहाँ जाना है, अपने बाप के साथ रहेंगे। सायरा को बच्चों से कोई सरोकार नहीं है, जो कि हमारे हक़ में अच्छा है, क्योंकि मैं इसके बच्चों को कभी कबूल ना करता। तुम्हारी अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? क्या सायरा इसको कबूल कर ले कि ना भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सायरा अपने साथ इतनी दौलत लेकर आए कि मैं आसानी अपनी बेटी के लिए कोई आया रख लूँगा।
तो तुमने बहुत आगे का सोच रखा है। मैं चांस ज़ाया करने वाला बंदा नहीं हूँ। अब इस मुसीबत की वजह से मुझे देर हो रही है, वरना अब तक मैं और सायरा एक हो चुके होते। फिक्र क्यों करते? मैं हूँ ना, तुम जाओ अपने प्रोग्राम के मुताबिक, जहाँ जाना मैं देख लूँगा। अगर वली ने ज़रा मसला किया तो फिर दूसरा रास्ता तो है ही। अब की ना अपने बड़े भाई वाली बात। दोनों हंसते हुए बगल की हो गए। दोनों लान तिब्बे गैरत कमीने लोग। तुमने आज इतना देर कर दिया कि क्लिनिक पर नहीं जाना? वो शेरबक के बुलाने पर बाहर आई थी। नहीं, आज मुझे थोड़ा काम है, मैं कहीं और जा रही हूँ। क्या शहर जा रहा है? तुम अभी किसी को बताना मत, मगर मैं वर्षे के साथ इसके घर जा रही हूँ। इसकी गाड़ी लेने आई हुई है, इसलिए तैयार हो रही थी। अभी आधे घंटे तक चले जाना है। शेरबक को उलझन हुई माथे पर शिकनों का जाल बिछाते हुए पूछा। वो तो अपने घर जा रहा होगा, पर तुम क्यों उसके साथ जाएगा? नहीं बता सकती, वर्षे ने वादा लिया हुआ। बस इतना बता देती हूँ, मुसीबत में और यहाँ पर सरदार तक को अपनी परेशानी बताने से गुरेज कर रही है। तो तुम्ही को क्यों बताई परेशानी? इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, मगर इसके साथ जाने का फैसला मेरा अपना है। वापसी कब आएगा? शायद आज ही रात तक। अभी तो इसके ड्राइवर के साथ जा रहा है, वापस कैसे आएगा? ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं। फिर बोली, बस से आ जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जा रहा। तुम अकेला नहीं आ सकता। जो भी तुम्हारा काम है कर लेना, फिर दोनों इकट्ठा वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, तुम जाकर कपड़े बदलो। मेरा ये लिबास साफ़ है, मैंने अभी कल पहना है। मैं कौन सा कह रही हूँ ख़राब है, पर जाकर सफ़ेद वाला शलवार सूट पहन कर आओ। हम कौन सा किसी की शादी पर जा रहे यूँ बन ठन कर जाए। हद से ज़्यादा सुस्त इंसान हो। मज़ीद ना बहस होगी, ना ही वक्त ज़ाया करना। मैं वर्षे को बता देती हूँ, इतनी देर में तुम तैयार होकर आओ। वैसे शेरबख्त ने वाकई ना नवाना तुम्हारा के कपड़े बदलवाना एक बहुत औखा काम है। वो अंदर की जानिब बढ़ गई। शेरबख्त वहीं से मुड़ गया। ठीक आधे घंटे बाद जब वर्षे की गाड़ी गेट से निकली तो इसमें ड्राइवर के साथ अगली सीट पर शेरबख्त बैठा हुआ था। पीछे ही आले और वर्षे। सरदार को वर्षे के जाने का इल्म था। इसके घर से फ़ोन आने पर इसने खुद छुट्टी की इजाज़त दी थी, मगर याले और शेरबख्त की वर्षे के साथ रुखसती से बना वाकिफ़ी रहा। वैसे भी घर पर इतनी मसरूफियत बढ़ी हुई थी, सारी तवज्जो इधर लगी हुई थी। रास्ते में गाड़ी एक दो दफ़ा पेट्रोल वगैरह के लिए रुकी। इसके बावजूद भी इनको मंजिल पर पहुँचते 4 घंटे लग गए। वर्षे का घर देखकर ही अंदाज़ा हो गया वो लोग किसी आम घर में नहीं आए। इतने रिमोट इलाके में वाक़या होने के बावजूद घर का डिज़ाइन और माथा एक दफ़ा इंसान को सब भुलाकर अपनी जानिब मतवज्जा करता था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो वहाँ कई मर्द खड़े थे। आगे बैठे शेरबख्त को देखकर सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात उभरे। वर्षे ने नकाब ओढ़ रखा था। चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर जब इसने अपना हाथ याले के बाजू पर रखा तो उसका ठंडा बर्फ़ होता हाथ कांप रहा था। याले ने चादर ओढ़ी रखी थी, पर चेहरा खुला हुआ था। इनके गाड़ी से निकलने से पहले मुलाजमा ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आओ बीबी, बिस्मिल्लाह। ताशी, ये मेरी मेहमान है, साथ में इनके भाई हैं। तुम इनके भाई को मर्दाने में ले जाओ, फिर बाबा को इनकी आमद का बताओ। साथ ही याले का हाथ पकड़ गाड़ी उतर कर वहाँ मौजूद अफराद को मश्तरका सलाम करती हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। एक मुलाजिम शेरबख्त को अपने साथ आने का बोलकर मुखालिफ सिम्त में बढ़ गया। वहाँ मौजूद किसी मर्द ने शेरबख्त का इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बड़ी घूरती चुपती नज़रों से इसका जायज़ा लेते रहे। यहाँ तक वो नज़रों से ओझल हो गया। शेरबख्त इसी माहौल का हिस्सा था। इसको माहौल में मौजूद टेंशन एक आंख ना भाई। इसको कुछ बहुत गलत होने के इम्कानात नजर आते। छठी इसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। इसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसको कम अज़ कम मामले के बारे में जांचना तो चाहिए था। यूँ नहीं आकर अच्छा नहीं किया। जब घर के मर्द दरवाजे के पास खड़े हो, एक मेहमान को सलाम करना तो दूर सलाम का जवाब भी न दे। मुलाजिम इस ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। ड्राइंग रूम में रवायती अंदाज का था। नीचे ईरानी कालीन पर गाँव तकिया लगे हुए थे। सवाए वर्षे की अम्मी के और कोई भी खुशी से भी नहीं मिला। वर्षे याले को साथ अपने कमरे में ले आई। घर में किसी फंक्शन की तैयारी थी, मगर कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। याले और वर्षे बेड पर खामोशी से बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक देकर वर्षे की अम्मी अंदर आए। लाइट ग्रीन रंग का धागे के काम वाला फैंसी सूट साथ का दुपट्टा से लेके सर पर टिका था। दोनों कलाइयों में सोने के कड़े थे। दरमियाने कदो जसामत था। इनके चेहरे पर बला की नरमी थी। आके याले के करीब बैठ के पीछे मुलाजमत चाय और लवाजमात लेकर आके। याले बेटा, काश हम किसी और मौके पर मिलते। वर्षे ने फ़ोन पर मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये जानकर खुशी हुई कि तुम एक डॉक्टर हो, पर आज यहाँ आकर तुमने बहुत अच्छा किया। वर्षे की शादी पर कोई दोस्त तो मौजूद है। इनकी इस बात पर याले ने चौंक कर इनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं समझी नहीं आपकी आखिरी बात का क्या मतलब है। वो भी जवाब में हैरान हुई। क्या वर्षे ने तुम्हें बताया नहीं? आज शाम 6 बजे इसका निकाह इसके चचा के बेटे के साथ, इसलिए तो सारी फैमिली इकट्ठी हुई है। याले का दिमाग भग से उड़ गया। कौन से कज़न से इसकी शादी हो रही है? इसके कौन सा कोई ढेर सारे कज़न हैं। चचा के 2 बेटे, एक पहले से शादीशुदा, दूसरे से इसकी मंगनी कर रखी थी, पर कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था आज का दिन इस तरह से आएगा। वो इससे शादी करने के लिए नहीं मान रहा। इसके बाबा ने आखिरी चारे के तौर पर अपनी आधी जायदाद इसके नाम करने का लालच दिया। मास जाकर बाबा को मेरा पैगाम दे दो, मैं मर जाऊँगी पर इस खटिया आदमी के निकाह में नहीं जाऊँगी। वर्षे ने गुस्से से कामते हुए कहा। याले फ़ौरन अपनी जगह से उठकर इसके पास आई, कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जबकि वर्षे की वालदा का रंग फक हो गया, क्योंकि इसी वक्त दरवाजे में एक बड़ा बावकार सा इंसान उभरा था। सफ़ेद शलवार सूट पर काली वास्किट, पैरों में पेशावरी चप्पल, सर पर सरदारों वाली दस्तार। मैं यही समझना चाहता हूँ, अभी जो अल्फाज मैंने सुने वर्षे, वो तुम्हारी ज़ुबान से नहीं निकल सकते। वर्षे दौड़कर बाप के सीने से लग गई। हज़ियानी अंदाज में रोते हुए बोलेगी, बाबा मेरे पे बाढ़ नहीं है तो अपने हाथों से यहीं गला घोंट दो, पर मुझ पर ये जुल्म ना करो। बाबा, इसने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो झूठा है। मैं मर जाऊँगी पर अब इससे शादी नहीं करूँगी।
ऐसी बातों का कोई वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें बेटों के बराबर समझा था, सारी बरादरी के खिलाफ पढ़ने को भेजा, फिर तुमने ये क्यों ना सोचा तेरा बाप सारे इलाके में सर ऊंचा करके बोलने वाला इंसान था। वर्षा, आज मेरी हालत देखो। इस लड़के ने बीच बाजार में खड़ा करके मेरी पगड़ी उछाल दी। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे अगर इल्म होता ऐसा होगा मैं कभी तुम्हें इस घर की दहलीज पार ना करने देता। बाबा, तुम्हारी वर्षा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपका सर नीचा करने का बाइस बनता। बाबा, वो झूठ बोल रहा है। मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। तो फिर क्या करोगी? आज सारी बरादरी में ये बात फैली है, कल सारे इलाके में फैलेगी। कोई इज्जतदार ख़ानदान इस दहलीज पर रिश्ता मांगने नहीं आएगा। मैं अगर तुम्हारा एतबार कर भी लूँ तो मेरे पास और कोई राह नहीं है। अगर इसके साथ शादी नहीं करनी तो फिर वो जो बच्चों का बाप है इससे करोगी, क्योंकि ये पक्का है निकाह आज ही होगा। यानी खामोश न रह सकी। आप खुद को इतना बेबस क्यों जाहिर कर रहे हैं? सर, आप तो इसके सरपरस्त हैं। एक बात याद रखें, जिनके दिल में चोर हो वो इस तरह से आकर कदमों में हाजिर नहीं होते, रो रो कर रहम नहीं मांगते। चोर होता भी बेरहम है। अगर आपकी बेटी में खोट होती तो कम अज़ कम इस वक्त यहाँ ना होती। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ, आपके घर का मामला, मुझे इससे बोलना नहीं चाहिए, मगर मैंने अपनी अजीज़ जान हस्ती को एक वक्त में अपनी आंखों के सामने इसी जुल्म का शिकार होते देखा था। इस वक्त मुझे इन मामलात की समझ नहीं थी, इनके लिए कुछ ना कर पाई, पर आज मुझे सच और झूठ की पहचान है, इसलिए आज रह नहीं पाई। जब कोई किसी पर बुराई का इल्ज़ाम लगाता है, आप जानते हैं इसके बारे में दीन के अहकामात कितने सख्त हैं। इस्लाम ने बड़ी सख्ती से इल्ज़ाम लगाने वाले की तफ्तीश का हुक्म दिया। 4 गवाह पेश करने की शर्त रखी है और फरमाया 4 गवाहों के बयान में अगर एक लफ्ज़ का भी फ़र्क ना हो, चारों के बयान मिलते हों। ये नहीं कि एक कुछ और कहे दूसरा कुछ और अगर कोई ये कहे कि इन 2 लोगों के हाथ में हाथ डाले जाते हुए देखा, ये बयान इसको बुरा साबित नहीं करेगा। यहाँ तक कि बूसे देते हुए देखा, फिर भी बुराई साबित नहीं होती। इस्लाम कहता है 4 लोग एक औरत के बारे में अल्लाह को गवाह मानकर ये कहें कि इन 2 लोगों को अपनी आंखों से पूरी यकीन से देखा था, अंधेरे में नहीं रोशनी में देखा था। इनके जिस्म ऐसे मिले थे जैसे सुरमा डालने वाली सिलाई से मिलती है। और इधर ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। एक लड़के ने आकर आपको आपकी बेटी के खिलाफ गलत बात कही, आपने इससे सबूत मांगा, कोई गवाही मांगी, इसकी तफ्तीश करवाई कि किस बिना पर आपकी बेटी पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है। आप तो उल्टा इसकी मिन्नतें कर रहे हैं, बस किस तरह इसको ब्याह लें। जो आज इसकी इज़्ज़त नहीं करता वो सारी उम्र इसकी क्या हिफाजत करेगा। जो आज अपने दिल में इसके लिए रहम नहीं रखता वो कल इसको प्यार मोहब्बत क्या देगा। सर, वो इंसान इस पाकबाज लड़की के काबिल ही नहीं है। अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लेते तो आप अपनी बेटी के मुजरिम होंगे। अल्लाह ने इसको आपके ज़िम्मे लगाया हुआ, कल आपको अल्लाह के हुज़ूर पेश होकर जवाब देना होगा। आज दुनियादारों का इतना डर है, आप इनकी बातों से बचने के लिए बेटी को जिंदा दुरगौर करें। कल अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़े होंगे? क्या कहेंगे कि क्यों आपने अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वाले जालिम को सज़ा न दी। आज आपकी खामोशी ज़िंदगी भर के लिए आपकी बेटी के किरदार पर धब्बा बनकर चमकेगी, ऐसा धब्बा जो आने वाली 7 नस्लें भी नहीं धो सकेंगी। सर, आपकी बेटी ना सिर्फ बेकसूर है बल्कि बहुत बड़े जुल्म का शिकार होने जा रही है, और ये जुल्म कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। दिलावर भट्टी हैरत से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखता रह गया। इसकी बीवी और बेटी भी बुत बनी खड़ी थी। बड़ी देर बाद शिकस्ता कदमों से चलता आकर कुर्सी पर ठहर गया। याद जिससे आधी उम्र की लड़की ने क्या कह दिया था वो अंदर तक लरस कर रह गया। इसने हर बात इतनी साफ और खुले अल्फाज में कह दी, कोई उबाम नहीं छोड़ा। आज तक क़यामत की निशानी में एक निशानी सच साबित होने जा रही थी। झूठे लोग की इज्जत होगी, सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। इनकी बेटी सच्ची होकर भी जलील हो रही थी, और जो झूठा था वो सर उठाकर सब में घूम फिर कर हम रदियाँ समेट रहा था। वो ये जो क्या करने जा रहे थे, वो भी मर्दाने से आते हुए अपने दमादों के सरगोशे सुनकर आए थे, जो लड़कियों के साथ आने वाले लड़के पर शक कर रहे थे कि वो यकीनन वो नहीं है जो बनकर यहाँ आया। एकदम वो बोले, खामोशी से इनकी आवाज़ बुलंद थी, वर्षा, अगर तुम सच्ची हो तो इस वक्त ये निकाह रोक कर तुम्हारे हक़ में मैं जो भी फैसला करता हूँ, क्या तुम इसको कबूल करोगी? जी बाबा, जो मर्जी फैसला करे, चाहे तो इस बच्चों के बाप से ब्याह दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वर्षा का लहजा अजीब सा था, ठहरा हुआ, पुरसकून और बेनियाज। दिलावर भट्टी निकाह की तैयारी का हुक्म देकर वहाँ से निकल गया। याले का दिल काम कर रहा है कि इस आदमी पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का भी कोई असर नहीं हुआ। वो मज़ीद कुछ नहीं कर सकती थी जब वर्षा ने इसको मना कर दिया। अगर अपने भतीजे की बजाय किसी से भी निकाह करवा देते, मैं हाँ कह दूँगी। आपने मेरे लिए वो अल्फाज बोले जो मेरे अपनों की ज़ुबान से भी अदा नहीं हुए। मैं आपके एहसानमंद हूँ। अब आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। अब बाबा जो फैसला लेंगे वो मेरे हक़ में बुरा नहीं होगा। जिस तरह इन्होंने आपकी सारी बात बड़े तहम्मुल के साथ सुनी, मुझे अपने बाबा पर प्यार आ रहा है। वो मेरा बुरा नहीं चाहते, पर इधर के रस्म रिवाज के आगे मजबूर है। याले का वहाँ दम घुट रहा था। इंसान के बनाए रस्म रिवाज अल्लाह के हुक्म से आगे है। वर्षे का एक और बड़ा भाई और बहन थी जो कि वर्षे से उम्र में छोटी थी। इसकी भाभी खालाजाद थी, बाकी इसकी कज़नें, इनके मियाँ बच्चे सभी मौजूद थे। 2-3 घंटे बाद की बात थी। वर्षे की कज़नों ने इसको सुरख चौड़ा पहनाकर तैयार कर दिया। मेकअप के नाम पर इसने सिर्फ लिपस्टिक लगवाई, फिर भी वो भला की हसीन लग रही थी। याले की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो वापस जाना चाह रही थी, मगर वर्षे ने कहा, सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन देखे बगैर क्यों जा रही हैं? थोड़ी देर बाद मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, तब आप भी अपने राह चली जाना। आपका बॉडीगार्ड साथ ही है, टेंशन बैठा होगा। अचानक सारे कमरे में खामोशी छा गई। निकाह ख्वाह के साथ एक तो दिलावर भट्टी था, दूसरे आदमी को देखकर याले को अपनी बसारत का धोखा लगा। भला सरदार इस वक्त यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है? पर जब मौलवी ने निकाह शुरू किया, याले को इससे भी बड़ा झटका लगा। माँ सदके कितना हो गया निकाह। दूल्हे का नाम सुनकर घूंघट में मुँह छुपाए बैठी वर्षे के हाथ भी कांपे। सरदार ने इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वर्षे ने साइन कर दिया, मुँह से इकरार कर लिया। काम खत्म हो गया, सारे हक्का बक्का रह गए। खाना खाने के बाद एक गाड़ी गेट से निकली। काली शीशे वाली गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। 3 लोग तो वही थे जो आते हुए भी इन्हीं रास्तों पर किसी और गाड़ी की इन्हीं सीटों पर मौजूद थे। बस फ़र्क ये पड़ा था, एक तो सवारी बदल चुकी थी, दूसरा ड्राइवर बदल चुका था। याली अभी तक खुशगवार हैरत से बाहर नहीं निकल पाई। यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गई, तो किसी ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था।
अलबत्ता इसके बराबर बैठी वर्षा शौक से निकलने के बाद अब आंसू बहा रही थी। रोने की आवाज़ पर सरदार ने घूर कर बैक व्यू मिरर से याले को देखा। मिस गुल, अपने बराबर बैठी लड़की को चुप करवा दे, वरना इसी वक्त उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। इसके इतने सख्त लबो लहजे पर याले को हैरत हुई। आप इस तरह से क्यों बात करें? शुक्र करें मैं आपको फूलों के हार नहीं डाल रहा हूँ। याले को ज़रा अच्छा नहीं लगा। आपको कोई हक नहीं पहुँचता आप मेरे साथ इस तरह से रूड होकर बात करें। इधर से भी जवाब तुर्की व तुर्की है। मिस गुल, आपको भी हक नहीं पहुँचता था कि आप मेरी स्टूडेंट की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश करती। एक्सक्यूज़ मी, आप यकीनन मजाक करें, क्योंकि मेरी वजह से वर्षा इस वक्त ज़िंदा सलामत हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, और इसकी सारी बरादरी जो कह रही थी काश आपने वो भी सुन लिया होता। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। किससे क्या निकाह हुआ वर्षा का, बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।